बीज ही किसान का भविष्य है। क्योंकि सीड को जमाव के लिए जो पहला नीड है, पहली आवश्यकता है, वो क्या एक सही पहचान है कि ये सीड सही है, इसे सीड को लग यहाँ पे क्यूआर कोड बन के आ रहा है। क्यूआर कोड, अब क्यूआर कोड को आपका स्मार्टफोन फाइल है, आप गूगल में जाकर के उसको स्कैन करिए, देन आपको सारा इंफॉर्मेशन ठीक है कि किसान को कम दिन का मक्का चाहिए। तो उसके लिए अगर कम दिन का मक्का है तो जैसे हमारे धान्या सीड का BM 9279 है, 92 गोबर की खाद है सड़ी हुई, उसको हम उसमें प्रयोग करें। लाख से 4.5 लाख पैकेट जो है अनलीगल बिका है, वो SPBP का है, जो कि हर्बिसाइड टॉलरेंस और बॉलगार्ड टॉलरेंस का है। तो ये मार्केट में बिक रहा है। हमारी गवर्नमेंट एजेंसियां बहुत प्रयास कर रही हैं इसको रोकने का, बट वो नहीं रुक रहा। कहीं ना कहीं वो हमारे किसान को हेल्प बार देना पड़ा, उसका कास्ट अधिक पड़ता था और उसमें उतना क्षमता नहीं था जितना इन दे पाए। तो जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ता गया, वैसे वैसे वैज्ञानिकों ने उस पर काम करके उसमें शोध किया और उन्नत सीड बीज लाए, देन फिर आपके हाइब्रिड बीज आए, संकर बीज आए, और फिर आजकल आप देख रही हैं कि आपको जेनेटिक मॉडिफाइड सीड आ गए हैं। और अब जेनेटिक मॉडिफाइड सीड में भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा डिफरेंट टाइप के ट्रेड उसमें डेवलप किए जा रहे हैं। डिफरेंट टाइप के ट्रेड मीन्स कि उसमें सिंथेटिकली हाँ ट्रेड्स उसमें हाँ डेवलप किए जा रहे हैं कि जो कि आपका वो डिजीज रेजिस्टेंस है कि ये पता चला कि ये बाल वर्म है तो ये इसका अटैक नहीं होना चाहिए। अक्सर हम सुनते हैं बीज खेत का भविष्य होता है, लेकिन क्या ये सच बात है? ये बिल्कुल सच है, क्योंकि एक छोटा सा बीज खेत का पूरा भविष्य होता है और इसे चुनने में ही किसान कहीं ना कहीं गलती कर देता है, जिससे उसकी फसल पर असर पड़ता है। और इस डिसीजन को सुधारने के लिए इज व्हाट टुडेज पॉडकास्ट ऑल अबाउट। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से किसान को किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए एक सीड को लेते हुए और एक सीड को बुवाई करते हुए, किस तरीके से एक सरल और आसान वे में वो एक घर पर ही सीड ट्रीटमेंट कर सकता है, जिससे वो देख सकता है उसका सीड कितना अच्छा है। और हम ये भी देखेंगे मार्केट में आज किन प्रकार की सीड वैरायटी और टेक्नोलॉजी है जिससे हम अच्छा एक पैदावार ले सकते हैं। और ये सब हम बात करने वाले एक बहुत ही एक्सपर्ट स्पीकर से, जिन्हें 28+ ईयर का एक्सपीरियंस है और जो हर फसल और मुख्य कृषि युक्त प्रदेश जैसे पंजाब, यूपी, झारखंड, बिहार, आसाम जैसे प्रदेशों में किसानों को खेती को बेहतर बनाने में ऑलरेडी मदद कर चुके हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की मदद से हर साल 3 लाख से ज्यादा किसान साथियों की खेती को बेहतर बनाने में सहायता करते हैं। और आज एक बहुत ही सक्सेसफुल मुकाम पर है रेलीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में एज रीजनल मैनेजर मार्केटिंग डेवलपमेंट इन MP। इंट्रोड्यूसिंग मिस्टर राजेश सिंह सर ओवर CKC। पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले एक चैनल को फॉलो जरूर कर देना, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले ऐसे ही नए एक्सपीरियंस और नए स्पीकर्स को लाने के लिए। स्वागत है आपका हमारे CKC के नए एपिसोड में। कैसा लग रहा है आपको हमारे एपिसोड में आकर? बहुत अच्छा। ऐसी आपने जो ये एक प्लेटफार्म रेडी किया है, ये बहुत ही अच्छा है। और ये हम हमारे समझ से या कह सकते हैं हम कि ये कई लोगों के लिए अवेयरनेस के लिए काम करेगा और इससे किसान सीखेंगे। जो भी जुड़ेगा, किसान ही नहीं, हमारे जो छात्र हैं जो अभी इमर्जिंग एग्री फ्रेशर। हाँ, उनके लिए भी बहुत अच्छा ये हेल्पफुल रहेगा कि ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे हम चर्चा करके और उसको पॉडकास्ट करते रहें। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से कि एक कम टाइम में अधिक लोगों के बीच में मैसेज। बिल्कुल, क्योंकि आजकल ऐसा है कि डिजिटलाइजेशन का ज़माना है। लोग डिजिटल ज़्यादा हो गए हैं, डिजिटल इन्फॉर्मेशन लेने की आदत ज़्यादा बढ़ गई है लोगों में। तो इसीलिए अगर हम इन्फॉर्मेशन को डिजिटल देते हैं, तो हो सकता है कि उनके पास जल्दी पहुँचे वो और उनका जो भी रिटेंशन है उससे, वो अच्छा हो। हाँ यस, ये है क्योंकि आजकल सबके पास स्मार्टफोन है। अब तो वो फ़ोन गया।
स्मार्टफ़ोन आ गया, अब स्मार्टफ़ोन में हमेशा वो कुछ न कुछ करते हैं। लोग रील में बिज़ी रहते हैं, तो उसमें क्या है कि उसमें भी ऐसे-ऐसे एडवर्टाइज़मेंट आते रहते हैं, जिससे भी अवेयरनेस आती है। और बाकी तो अगर हम इस माध्यम से कुछ नॉलेज शेयर कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि उसके कारण कम पैसे में अधिक लोगों के बीच में मैसेज जा रहा है और बिना पैसे के हम उसको अवेयर कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक चेंज आया है आज के समय में। पिछले दशक से इस दशक में बहुत बड़ा चेंज है। बिल्कुल, विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो रहता है, वो उसका अलग ही इम्पैक्ट रहता है और लोगों का जो रिटेंशन रहता है उसके प्रति, वो भी बहुत हाई रहता है। क्योंकि एक हम भी रिटेल में काम करते थे, तो हमें उसमें ट्रेनिंग मिला था विजुअल मर्चेंडाइजिंग। तो विजुअल मर्चेंडाइजिंग का यही ऑब्जेक्टिव था कि जो चीज़ हमें लेना है वो हमारे सामने दिखे, वो विजुअलाइज़ रहे। अगर वो दिखता है तो वो बिकता है। राइट। ये तो मार्केटिंग का हमारे बेसिक फंडा है। तो जैसे कि हर साल हम सुनते हैं हर स्टेट में कि 4 से 5 खबर तो ऐसी रहती ही है कि बीज अच्छा ना होने के कारण सीड जर्मिनेशन नहीं हुआ और सीड जर्मिनेशन नहीं हुआ तो उसकी फसल खराब हो गई। और फसल खराब होने की वजह से जो भी उसका लॉस है किसान का, वो ज़्यादा बढ़ गया। तो क्या ये सही बात है कि किसान के लिए बीज ही भविष्य है? यस, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम बीज से रिलेटेड टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं, तो ये पहला क्वेश्चन है कि ये सही है कि बीज ही किसान का भविष्य है, क्योंकि वो किसान का एक बेसिक यूनिट है। एग्रीकल्चर के फील्ड में काम लेने के लिए एक बेसिक यूनिट है। और सीड जो जहाँ तक है जमाव की बात है, तो ये तो सही है, क्योंकि सीड कंपनी द्वारा आ रहा है, पैकिंग होकर के आ रहा है और वो मार्केट में आ जाता है, ठीक है? लेकिन वो 3 लेयर के टेस्ट से होकर के गुज़रता है। एक तो लोग जनरल पॉट में जर्मिनेशन या सॉइल में करते हैं, दूसरा उसको टॉवेल टेस्ट करते हैं और तीसरा फील्ड में ही जर्मिनेशन टेस्ट करते हैं। देन वो जब वो वहाँ से पास होता है, तब वो पैकिंग होता है और पैकिंग होने के बाद फिर वो किसानों के बीच में जाता है। तो वहाँ से गलती होना बहुत कम है। बट ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सी कंपनी जो है, वो पिछले साल का मटेरियल है उसको मिक्सिंग कर देती हैं, तो उसके कारण भी आ सकता है। मैं नहीं कह सकता हूँ 100% कि वो प्योर ही है, बट उसका जो एक सर्टेन दिया गया है प्योरिटी, वो उस लेवल तक सही होना चाहिए। जैसे कॉटन का सीड है, तो उसमें 95% प्योरिटी है, तो 95% सीड जमने चाहिए, 5% वो भले डैमेज हो जाए। तो ये मान करके भी किसान चलते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि किसान कैसे उसको सोइंग करता है। मैंने देखा है कि नेवाड़ एरिया में काफ़ी किसान क्या, सारे लोगों की एक ही टेंडेंसी है कि सीड को पहले वो सोइंग कर देते हैं विदाउट नमी। कोई नमी नहीं है, बारिश नहीं हुई और वो सूखे मिट्टी में सोइंग कर देते हैं। इवन ये मैंने मेज में भी देखा है, कॉटन में तो देखा ही देखा है। क्या करते हैं सोइंग के बाद वो इरिगेशन देते हैं। अब इरिगेशन जब देते हैं, क्योंकि सीड को जमाव के लिए जो पहला नीड है, पहली आवश्यकता है, वो नमी की है। क्योंकि ये सीड क्या करता है, ये सीड नमी पाते ही ये स्वेल होता है। ओके। ये पानी सोख करके ये फूलता है और फूलने के बाद इसमें क्या होता है कि ये ऊपर का तो कवच है, अंदर इसमें एंडोस्पर्म है, जो कि भोजन स्टोर करता है। वो स्टार्च के रूप में रहता है और वो भोजन ही नहीं स्टोर करता, उसके साथ-साथ उसमें बहुत से एंजाइम्स और प्रोटीन्स और हार्मोन्स होते हैं, जो कि पानी को पाते ही ये स्वेल करता है और इसमें मेटाबोलाइज़ एक्टिविटी चालू हो जाती है। जब तक ये सीड जो है, क्योंकि ये सीड जो है ये लिविंग थिंग है, एक सजीव चीज़ है। जब ये पानी पा जाता है तो इसमें श्वसन क्रिया चालू हो जाती है और इसके बाद इसमें मेटाबोलाइज़
एक्टिविटी होती है, तो इसमें हार्मोन्स और एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं। जब हार्मोन्स एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं, तो वो सीड के ये टिप पे जाकर के यहाँ पे एम्ब्रियो होता है, उसको पुश करते हैं, पूरा एनर्जी वहाँ पुश करते हैं, देन वो अंकुरन निकलता है। अब अंकुरन जो है पहले एक तो रूट निकलता है, देन शूट होता है। तो पहला जो होता है वो रूट निकलता है, रूट वो नीचे जाता है, और देन शूट निकलता है, वो ऊपर जाता है। रूट क्या करता है कि जब तक रूट वो निकला और अंदर 1-2 1.5 इंच अंदर गया, तब तक वो भोजन, कहने का मतलब वो पीरियड जो होता है, वो 6 से 7 दिन का पीरियड होता है। तो वो 6-7 दिन तक जो रूट जो भोजन ले रहा है, वो कहाँ से ले रहा है? इसके अंदर जो एंडोस्पर्म है, इससे ले रहा है। ये स्टार्च के रूप में है, जो कि ग्लूकोज, शुगर, इन सब चीज़ों में वो ब्रेकअप हो गया, टूट गया, और वहाँ से वो भोजन ले रहा है। देन शूट निकलता है, जब शूट में 2 पत्तियाँ आ जाती हैं, हरापन आ जाता है, वो कैसे आता है? सूर्य के रोशनी से। देन उसका पौधे का काम पूरा सुचारू रूप से जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस और रेस्पिरेशन प्रोसेस, ये सब शुरू हो जाता है। देन पौधा एक्टिवेट होकर के डेवलप करने लगता है। तब वो उसकी डिपेंडेंसी नीचे से जो न्यूट्रिएंट्स वाटर ले रहा है पौधा, उससे कट जाता है, फोटोसिंथेसिस पे केंद्रित हो डिपेंडेंट होता है। या तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो भी किसान भाई हमें सुन रहे हैं, क्योंकि जो भी सीड का प्रोसेस है, किस तरीके से वो जर्मिनेट होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उनको पता होना चाहिए किस तरीके से प्रोसेस होता है। लेकिन अगर हम सीड की बात करें तो क्या एक सही पहचान है कि ये सीड सही है, इसे सीड को लगाना चाहिए? तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे किसानों को ध्यान में रखना चाहिए पहचानने के लिए कि ये एक सही सीड है? देखिए, किसान को तो आजकल बहुत कुछ पहचान हो गई है, और अब किसान बहुत जागरूक भी हो गया है, और उस जागरूकता के लिए कंपनी भी है, डे बाय डे तरह-तरह के प्रयोग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए, ये बीज का पैकेट है। क्या? अब इस पैकेट में कोई न कोई स्टिकर ऐसा रहता है, जैसे ये डमी पैक है। जो ओरिजिनल पैक आ रहा है आज की डेट में, वहाँ पे यहाँ पे क्यूआर कोड बन के आ रहा है। क्यूआर कोड। अब क्यूआर कोड को आपका स्मार्टफ़ोन मोबाइल है, आप गूगल में जाकर के उसको स्कैन करिए, देन आपको सारा इन्फॉर्मेशन उससे कलेक्ट हो जाता है। एक तो इससे ये पता चलता है कि हमारा ये तीन है, इसमें सारा लायबिलिटी, सारे उसके इन्फॉर्मेशन, डिटेल, सर्टिफिकेशन। उसमें सर्टिफिकेशन सब दिया हुआ है, और जो कि विजुअल हो रहा है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि किसानों के बीच में आजकल बहुत कंपनी रन कर रही हैं। लोग जाते हैं, उनको अवेयरनेस के लिए वहाँ पे मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करते हैं, और उनको एक तो विजुअल माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाते हैं, दूसरा वैसे ही वर्बली चर्चा करते हैं। तो वहाँ पे भी बताते हैं, और वहाँ पे भी पैकेट ले जाकर के ऐसे दिखाया जाता है। तो आई थिंक, मैं समझता हूँ कि अगर किसान पढ़ा-लिखा नहीं है, तो भी मोबाइल से वो इसका फ़ोटो खींच सकता है, और वो उसके बारे ले में जाकर के जानकारी ले सकते पहचान के लिए अच्छा है। इसके बाद आता है कि सब कुछ ठीक है। अब वो दुकान पे गया, और दुकान पे दुकानदार जो है, वो उसको एम्फसाइज़ कर रहा है। उसने तो पैकेट का लेके गया इसका, हैं कि ये चाहिए मुझे। हाँ, वो वहाँ पे डीलर जो है उसको एम्फसाइज़ कर रहा है कि नहीं, ये ले जा, इस पे जी। गारंटी है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब वहाँ पे किसान जो है भ्रमित हो जाता है। वो भ्रम ये मिथ्या भी है, ये किसान की मिथ्या भी है, वो भ्रमित होता है, और वो फिर इ चक्कर में पड़ जाता है, उस चक्कर में पड़ जाता है। देन क्या आता है क्वेश्चन, कि किसान ये पूछता है कि जी अच्छा, ये पैकेट है, ये पैकेट तो मैंने वहाँ देखा है, वहाँ पे मुझे ₹10 ₹20 कम में मिल रहा है। अब रिटेलर क्या करता है कि ठीक है, अगर वो ₹10-20 कम में मिल रहा है, तो आप वहीं से ले लो, मेरे यहाँ से मत लेकिन लो। हाँ, मेरे यहाँ से ले लो, क्योंकि मेरे यहाँ तो ओरिजिनल चीज़ है। हाँ। अब वो गया वहाँ से खरीदने, उसको तो वही चीज़ नहीं मिलेगा, उसके अलावा दूसरा पैकेट मिलेगा। वो ₹20 इधर से त कट हुआ, उधर हो सकता है ₹40 ऐड हो गया। तो गया वो पैसा कहाँ से? किसान के झोली से। तो ये सब चीज़ें हैं, किसान को थोड़ा और अवेयर होने की ज़रूरत है, और उनको जो कंपनियों की मीटिंग होती है, उसको सुनना चाहिए, अटेंड करना चाहिए। ध्यान से अटेंड करना चाहिए, और उसका फिर काउंटर पे जाकर के रिटेलर के पास वो चीज़ उनको वहाँ पे माँगना चाहिए।
और उस पे भी एडिग होना चाहिए कि हाँ, मुझे ये चीज़ है। दूसरा कि हमने तो लास्ट ईयर लगाया, अगर हमारा परफॉर्मेंस अच्छा आया, तो आप उसको रिटेन करो ना। एटलीस्ट 2 साल, 3 साल तो रिटेन कर सकते हो। उसको आप कैरी ऑन करके लेके चलो। आपके पास तो प्रूफ मिल गया, आपके गाँव में और प्लॉट लगे, वहाँ से प्रूफ मिल गया। तो सारा लैबोरेटरी किसान है। अगर किसान ये चाह ले कि नहीं हमें कोई बीट नहीं कर सकता, तो कोई बीट नहीं कर सकता। हाँ, आजकल तो मार्केट में यह है कि आपके पॉकेट से पैसा कैसे निकाल लिया जाए, लेकिन वो पॉकेट तो हमें सँभालना है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जिन पे किसान को ध्यान देना चाहिए। अब किसान जब बीज ले जाके लगाता है ना, वो जमाव वाले में पॉइंट छूट गया था, उसको मैं थोड़ा इसमें भी इंसर्ट कर देता हूँ क्योंकि बीज का है, इसमें कोई भी न कोई पॉइंट कहीं न कहीं से आता रहेगा। जैसे कहा जाता है कि ये कि जो बीज है, इसकी मोटाई शायद 1.5 या 2 मिलीमीटर होगी। अगर ये अपनी मोटाई से कम है। 6 गुना ठीक। सॉइल के अंदर है, तो ये परफेक्ट गहराई पे है, जहाँ से जमाव हो सकता है। अगर वो उससे ज़्यादा गहरा पे है, तो हो सकता है कि जो इसका अंकुरन निकले, उसमें इतना विगर ना हो कि वो निकल कर के ऊपर आ जाए या ऊपर की मिट्टी कॉम्पैक्ट हो जाए, कड़ी हो जाए, जैसे बारिश होता है ना, हाँ। तो ऊपर एकदम बन जाता है। गीली हो जाती पूरा नहीं, नहीं चट्टान टाइप का कड़ा हो जाता है, जिसमें वो क्रैकनेस आती है, आती है। जैसे धूप आती है तो। तो उसको हो सकता है फोर्सली न निकाल पाए। तो ऐसे में क्या करेगा, ये ट्विस्ट होकर के अंकुरण दबा रह जाएगा, फिर पौधा अच्छा नहीं रेडी होगा। तो ये चीज़ बिल्कुल सही बात है, अगर किसी को पहचानना है, तो उसको सबसे पहले तो मुझे जैसे कि जहाँ तक मुझे समझ में आया है, कि उसको पैकेट के पीछे जो भी इन्फॉर्मेशन है, बहुत थॉरोली उसको रीड करना चाहिए। करना जो सर्टिफ़िकेशन है, वो देखना चाहिए और बाज़ार में जो भी सर्टिफ़ाइड सीड है, कोई भी नए सीड के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो भी सर्टिफ़ाइड और जो भी चलने वाले बीज हैं, जिनने अच्छा रिज़ल्ट दिया है पिछले साल, उस सीड का उसको चयन करना चाहिए। चयन करना चाहिए और उसने अगर नया प्रोडक्ट देखा है डेमो में, कहीं गाँव में डेमो लगा है, वहाँ उसने विज़िट किया, वहाँ पे मीटिंग हुआ है। हमारे यहाँ तो उसको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एक्टिविटी बोला जाता है। अगर उसने अटेंड किया है और उसको वहाँ पे लगा कि अच्छा बीज है, तो उसको लेना चाहिए। डेफ़िनेटली लेना चाहिए हाँ, बिल्कुल। और उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तभी अगर उसको सब हाँ, अगर वो एक्सपेरिमेंट नहीं किया, तो उसको क्या पता कि हमारे इस बीज में या हमारा पुराना ही सबसे अच्छा है। हो सकता है और 10 एकड़ का उसका खेत है, तो उसको 1 एकड़ में कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। हो सकता है कि उसका प्रोडक्शन और अच्छा हो और उससे रिज़ल्ट उसको अच्छा है। तो ये तो बात उनको किसानों को ध्यान में रखना ही चाहिए और जो भी सीड है उसकी क्वालिटी चेक करना चाहिए। लेकिन ये तो सारी हमारी बातें हो गई कि उसको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन अब किसान लेके आ गया है घर पर उसके बीज, ठीक है? उसने सब कुछ बाज़ार से ले लिया है बीज। तो अब वो किस तरीके से उसको टेस्ट कर सकता है एक कॉस्ट इफेक्टिव और बहुत ही सरल वे में उसके घर पर ही किस तरीके से वो टेस्ट कर सकता है कि ये बीज उसका सही है। और अगर सही है तो फिर वो उसको जिससे उसकी बोनी करे और फिर और उसकी जो भी है सोइंग करे और उससे फसल ले। क्योंकि अगर फसल खराब होती है सीड खराब होने के बाद तो हम भी जानते हैं और सभी जानते हैं कि कितना उसका नुकसान है। तो जी। किस तरीके से वो टेस्ट कर सकता है? देखिए बीज तो किसान की बेसिक यूनिट है। अगर ये जमाव में ही फेल हो गया, तो उसकी खेती भले वो दूसरा बीज लगाएगा, जमा होगा तो उसकी खेती तो एटलीस्ट 10-15 दिन तो डिले हो ही गया और टाइम का बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है? तो अगर वो वहीं पे फेल होता है तो ये उसके लिए बहुत बड़ा निराशाजनक है। लेकिन अब किसान जैसे बीज लेकर के आ रहा है और वो चाहता है कि नहीं हमें टेस्ट करना है, तो बहुत अच्छा है कि वो उसमें से 20 सीड निकाल ले, काउंट करके और उसको टॉवेल ले ले या टाट की पट्टी ले ले, उसको भिगो दे और उसमें सीरियल वाइज जैसे ये बीज है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे ही 10 मतलब 10 बीज ऐसे ही लगा दे, देन दूसरा रो लगा दे तो 20 सीड हो गया और उस टॉवेल को वो ऐसे फोल्ड करके रख दे, कहीं छाये में, ओके। घर में। वो 4 दिन 5 दिन में अंकुरण निकलना शुरू हो जाएगा और देन वो अपना ऑब्जर्वेशन उसको खोल करके देख सकता है और देखने के बाद अगर उसको लग रहा है कि नहीं प्रॉपरली उसमें
रूट का डेवलपमेंट हो रहा है, प्रॉपरली उसमें सूट निकल रहा है, तो देन समझ जाए कि वो सीड बढ़िया है। सबसे आसान तरीका यही है। उसके पे अगर उसमें उसको शिकायत मिल रहा है कि 20 ये जो 20 सीड था, 20 सीड में 10 सीड जम रहा है, 10 सीड खराब हो रहे हैं, तो फिर उसको ऐसे ही पैकेट ऐसे ले जा करके दुकान को चैलेंज करना चाहिए, दुकानदार को, कि भाई इसका तू मेरे सामने जमाव डाल, और उसी समय मेरे मेरे पास भी एक जमाव का वो होना चाहिए। वो मेरे पास रहेगा, तुम्हारे पास रहेगा, और इसको हम 4 दिन बाद, 5 दिन बाद चेक करेंगे। देन हम उसको करें। तो कहने का मतलब, अगर किसान ये ले रहा है, तो इसको हमें इतना तो टाइम देना चाहिए। लेकिन यहाँ किसान क्या करता है कि कल को बुआई करना है, आज पहुँच गया काउंटर पे और लेकर के बीज आ गया। अब उसको तो कुछ नहीं दिख रहा, बस ये दिख रहा है कि भाई हमारा बुआई करना है, क्योंकि हमारे लेबर आ गए, हमारे फर्टिलाइज़र आ गया, हमारा खेत रेडी है, सब कुछ है। लेकिन अगर आपको ये सब करना है, तो आपको एटलीस्ट 1 हफ्ता पहले से प्लानिंग करनी करना। चाहिए। यही सबसे बड़ा मैं डिसएडवांटेज मानती हूँ, हुँ। जो भी हमारे किसान भाई हैं, भारतीय किसान भाई, वो प्लानिंग से नहीं चलते। तो प्लानिंग ना होने के कारण ये सारी चैलेंजेस आते हैं। तो मेरा ये आपसे एक अगला क्वेश्चन है कि आपने जिस तरीके से बताया कि एक जर्मिनेशन टेस्ट कर सकता है, तो एक सही जर्मिनेशन टेस्ट कितने परसेंटेज होना चाहिए? जैसे 50-50 अगर परसेंट है, तो उसको बिल्कुल वापस कर देना चाहिए। वापस कर देना चाहिए। देखिए, ये सभी सभी बीज का या सभी क्रॉप का अलग-अलग होता है। अगर प्याज की हम बात करें, तो प्याज में तो हो सकता है 50% जमाव ना आए। जैसे चौलाई का बीज है, बहुत पुराना बीज होता है, इस्तेमाल होता है, उसमें 50% नहीं आएगा, वो चल जाएगा। बट आप सीड है, वो मतलब पैडी का है, मेज का है, कॉटन का है। हमने कहा ना, कॉटन का 95% आना चाहिए। ओके। ऐसे ही मक्के का है, मक्के में भी आपको 80% एबव मिलना चाहिए। पैडी है, उसमें भी 80% एबव मिलना चाहिए। तो वो सीड है, अदरवाइज वो ग्रेन है। देखिए, सारे ग्रेन जो है, अनाज जो है, वो बीज नहीं हो सकते, लेकिन सारे बीज अनाज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो बीज है, वो लाइव एम्ब्रियो है। वो उसमें ऐसा चीज है जो कि जमाव को आगे बढ़ाता है और पौधे का रूप लेता है। देखो, जैसे ये पैकेट है, और इस पे पैकेट पे यहाँ पे लिखा है ट्रूथफुल लेबल। अब यहाँ पे सीधा लिखा गया है जर्मिनेशन कितना परसेंट, 75% जर्मिनेशन होना चाहिए। तो उसके लिए ये बीज को रेडी रहना चाहिए कि हमें 75% जमाव देना है। दूसरा, फिजिकल प्योरिटी 98%, कि मतलब उसमें कटा-फटा जो है वो इनर्ट मटेरियल जो है वो 1 आध परसेंट होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और देन इसमें दिया है जेनेटिक प्योरिटी। जेनेटिक प्योरिटी मतलब 90% अगर उसका जेनेटिक प्योरिटी आ रही है, वो अपना पहला जो पहले का पूर्व का जो उसका सिम्पटम है, जो उसका कैपेसिटी है, वो दे रहा है आगे, देन वो सीड अच्छा सीड है। अच्छा सीड है। इस तरीके से किसानों को ध्यान में रखना चाहिए ये सारी चीज़ें, जो भी लेबल के पीछे लिखी हैं और जर्मिनेशन टेस्ट तो उसको बिल्कुल करना ही चाहिए। इसमें कोई खर्चा नहीं लगा, उसको पता चल रहा है इससे कि सीड सही है कि नहीं। हाँ, भले वो 10 सीड डाले, लेकिन करे। बिल्कुल, हुँ, बिल्कुल। हुँ। तो ये इन चीज़ों का उसको ध्यान रखना चाहिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ जैसे कोटेड सीड क्या होता है? उसका कोई जर्मिनेशन रेट में या जो भी पावर होती है उसमें कुछ अंतर है? कुछ कोटेड सीड नहीं, देखिए, क्या है कि कोटेड सीड आजकल एक फैशन भी बन गया है, कि कलरिंग करके अगर हम ला रहे हैं, तो ये लगता है किसान को कि नहीं, ये ट्रीटेड है, बट ऐसा नहीं है। सारे कलर्ड या सारे कोटेड सीड ट्रीटेड नहीं है। उसमें आजकल पॉलीमर भी लगाया जाता है, ठीक है? लेकिन जो ट्रीटेड सीड है, वो ऑलरेडी ट्रीटेड वाले वो आपको दिखता है कि जैसे ये सीड है, ये रेड कलर में है, तो इसमें लग रहा है कि यहाँ टेबुकोनाज़ोल से ट्रीटमेंट हुआ है, है? या बीटा वैक्स से ट्रीटमेंट हुआ है। तो कहने का मतलब, वो एक कोटिंग भी होता है पॉलीमर का, और दूसरा एक होता है कि वो ट्रीटमेंट किया हुआ रहता है ऑलरेडी, तो वो आगे रहता है। और जो ट्रीटेड सीड होते हैं, वो हमेशा जमाव में सहायक होते हैं, और देन जमाव के बाद जब हम फील्ड में डालते हैं,
तो वो अपने आप का स्वयं 10 से 15 दिन तक सुरक्षा कर सकते हैं। किससे? बीमारी से। अगर वो इंसेक्टिसाइड से है, आजकल जो भी सॉइल बोर्न हाँ, डिजीज है। सॉइल बॉर्न जो डिजीज है या जो सॉइल में इंसेक्ट है वो उसको न काटे, या निकलते ही पौधा ऊपर से सकिंग पेस्ट लग जाता है उसको न लगे, इसके लिए इंसेक्टिसाइड का भी ट्रीटमेंट किया जाता है। ओके, तो तो मतलब किसान को कोटेड सीड यूज करना चाहिए। अच्छा है, उसका जर्मिनेशन जो रेट हाँ, वो अच्छा है। अच्छा है, वो जर्मिनेशन रेट भी अच्छा है और अगले 15-20 दिन तक वो पौधे को सुरक्षा भी देता रहता है। तो किस तरीके से किसान जब भी सीड लेके आता है वो सीड ट्रीटमेंट कर सकता है? क्या इसमें कुछ ऑर्गेनिक वे है कि वो सीड ट्रीटमेंट कर सकता है इस तरीके से? सिर्फ केमिकल के यूज से ही सीड ट्रीटमेंट किया जा सकता हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ट्राइकोडर्मा है, है? ओके। ट्राइकोडर्मा का आप सैलरी बनाइए और उससे ट्रीट करिए, बहुत वो चलता है। क्योंकि मैं तो पंतनगर विश्वविद्यालय से एमएससी किया हूँ और प्लांट पैथोलॉजी में किया हूँ। वो वहाँ पे मैंने, मेरा जो था वो मशरूम पे था। तो मशरूम का जो ट्राइकोडर्मा था वो एक मेन पेस्ट था जो कि उसको खा जाता था। और वहाँ से आइसोलेट करके हमने ट्राइकोडर्मा बनाया था लेबोरेटरी में। तो वो जो ट्राइकोडर्मा है वो सॉयल बार्न जो हमारे फंगस हैं उनके लिए सीड का ट्रीटमेंट करके लगाना बहुत अच्छा है, और उसको आप एडवाइज करके लगवा सकती। ट्राइकोडर्मा तो आसानी से मिल सकता है शहर में और वो ले सकता है किसान ले उस सकता है, और बस उसको ये ध्यान देना है कि ट्राइकोडर्मा की का जो लाइबिलिटी पीरियड है वो मैक्सिमम 6 मंथ होती है, वो उसको ध्यान देना है। और उसमें ये देखना है कि उसमें कितना पैथोजन का काउंटिंग है, वो भी लिखा रहता है, बट इतना किसान नहीं जाता है। उसको तो ये देखना है कि हमारा वो टाइम पीरियड कहीं बाढ़ तो नहीं हो गया है। अगर बाढ़ है तो उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ट्राइकोडर्मा वो एक फंगस है, वो जीव है। तो अ, अगर वो डेड हो गया है तो फिर वो काम नहीं करेगा, तो उसका उसको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, उसका एक्सपायरी डेट देखना चाहिए इस एक्सपायरी दे। जो भी ट्राइकोडर्मा का है। हाँ, ट्राइकोडर्मा या कोई भी बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड है जिससे वो ट्रीटमेंट कर रहा है, तो उसका वो वाइबिलिटी पीरियड उसको चेक करना चाहिए। तो जिस तरीके से बाजार में बहुत प्रकार के सीड्स आ रहे हैं जैसे कि हाइब्रिड सीड्स, देसी सीड्स, जीएमओ सीड्स, तो इनका क्या डिफरेंशिएशन है? क्या इनके उत्पादन में कुछ फर्क रहता है? यस, ये आज के डेट के लिए बहुत बड़ा एक चेंजेज आ रहा है। और आप कह सकती हैं कि पहले ट्रेडिशनल फार्मर था, वो सीड लोग घर में ही आदान प्रदान करके सीड लगा लेते थे कि फलाने जो है वो सीड लाए ब्लॉक से, और वो फिर गांव भर सर्कुलेट होता था। बट आज के माहौल में ये चेंज हो रहा है, और ये इसीलिए चेंज हो रहा है क्योंकि डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस किसान को फेस करना पड़ा। उसमें बीमारियां आती गई, और उनका समय जो था वो ज़्यादा था। तो जब समय ज़्यादा था, उसका मैच्योरिटी पीरियड ज़्यादा था, तो उसमें इरिगेशन के लिए पानी कई बार देना पड़ा, और उसमें उसको न्यूट्रिशन के लिए भोजन भी कई बार देना पड़ा। उसका कास्ट अधिक पड़ता था, और उसमें उतना क्षमता नहीं था जितना यील्ड दे पाए। तो जैसे-जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ता गया, वैसे-वैसे वैज्ञानिकों ने उस पे काम करके उसमें शोध किया और उन्नतशील बीज लाए। देन फिर आपके हाइब्रिड बीज आए, संकर बीज आए, और फिर आजकल आप देख रही हैं कि आपको जेनेटिक मॉडिफाइड सीड आ गए हैं। और अब जेनेटिक मॉडिफाइड सीड में भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा डिफरेंट टाइप के ट्रेड उसमें डेवलप किए जा रहे हैं। डिफरेंट टाइप के ट्रेड मीन्स कि उसमें सिंथेटिकली ट्रेड्स उसमें डेवलप हाँ, डेवलप किए जा रहे हैं कि जो कि आपका वो डिजीज रेजिस्टेंस है, के कि ये पता चला कि ये बाल वर्म है तो ये इसका अटैक नहीं होना नहीं चाहिए, होगा। जो कि आज कॉटन में हमारे पास है। और सबसे अभी मेजर हाँ, समस्या तो मेरे जैसे समस्या है। और आज की डेट में हम देखें तो हमारे एमपी में लगभग 3.5 लाख से 4.5 लाख पैकेट जो है अनलीगल बिका है, वो एसटीबीटी का है, एसटीबीटी। जो कि हर्बिसाइड टॉलरेंस
और बॉल बॉल गार्ड टॉलरेंस का है। तो ये मार्केट में बिक रहा है। हमारी गवर्नमेंट एजेंसियां बहुत प्रयास कर रही हैं उसको रोकने का, बट वो नहीं रुक रहा है। कहीं ना कहीं वो हमारे किसान को हेल्प कर रहा है, यील्ड तो दे ही रहा है, हेल्प भी कर रहा है। और वो हेल्प इस कदर इस तरीके से दे रहा है कि हर्बिसाइड का प्रयोग जो है क्रॉप के ऊपर से हम कर सकते हैं, जिससे उस क्रॉप के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं जाता है, कोई उसका दुष्प्रभाव नहीं जाता है। तो किसान के लिए एक तो लेबर कास्ट बचत हो गई, और वो एक ही बार में अपने वीट का भी, सारे वीट का कंट्रोल कर लिया। तो सरकार उसपे अगर इतना बेनिफिशियल है ये सीड, तो सरकार उसपे क्यों इतनी पाबंदी लगा रही है? क्यों इतना बैन कर रही है? इल्लीगल सीड उसको घोषित नहीं, किया है। सरकार का बैन नहीं है, सरकार के यहाँ प्रोसेस लंबा है, जो कि ऐसा सीड जब बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड या जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड इंजीनियरिंग द्वारा जो तैयार किया जाता है सीड, इसको हमें उगा करके हमें आगे तक इसको देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। एक तो हमें ये देखना है कि ये क्रॉप लग रहा है, आगे इसका यील्ड कितना आ रहा है, कितना किसान के लिए बेनिफिशियल है, एक तो अलग पार्ट हो गया। दूसरा, उस सीड का, उस अनाज का हम यूज कहाँ कर रहे हैं, या उसके फ्रूट का हम यूज कहाँ कर रहे हैं। अगर कंज्यूमर उसको यूज कर रहा है, हमारे जैसे आदमी, तो उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या रहा है। ये प्रोसेस एक लंबा प्रोसेस होता है, ये इतना इजी वो नहीं है। वो तो ठीक है, वो सीड वैज्ञानिक ने तैयार कर लिया, अब इसके बाद वो डायरेक्ट फील्ड में नहीं चला जाएगा, उसका दुष्प्रभाव ही हमें देखना है। पता चला आगे आने वाले कल में लोग अपाहिज होने लगे, हुँ। कुछ भी होने लगा, कुछ भी उसके बैड क्योंकि पे हर्बिसाइड का जो सीड रेजिस्टेंट बनाया है, उसपे हमारे शरीर पे उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। पड़ सकता है। वही तो रेजिडुअल एनालिसिस उसका चेक किया जा रहा है। उसको हम दूसरे को उससे प्रोड्यूस फ्रूट को, फल को खिला करके देख रहे हैं कि उसका इस पे साइड इफेक्ट क्या आ रहा है। कोई चीज़ इसमें, इसका कंटेंट ऐसा है कि जो इसके फल में भी आ रहा है। ये चीज़ चेक करिए। अभी 2-3 दिन पहले का न्यूज़ है, मेरे पास उसका पेपर की कटिंग है, और उसमें आईसीआर ने काफ़ी अच्छा मीटिंग बुलाया है, और उसकी प्रोग्रेस पे उन्होंने बात किया है कि ऐसे तो सीड यूज़ ही हो रहा है, तो क्यों ना हम इसको आगे मार्केट में इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंट करें और उसको लॉन्च करें। तो इस पे चर्चाएँ चल रही हैं। अच्छा, तो ये हो सकता है कि आने वाले जो भी पीढ़ियाँ हैं, वो उसको यूज़ करें। यार, लेकिन जो आगे इसके आने वाला जो कल है ना, भविष्य है, वो ऐसे ही चीज़ों का है। क्योंकि आपको ज़्यादातर देखिए, उसका जो भोजन है, उसको जो फूड चाहिए, वो तो आप न्यूट्रिएंट्स के रूप में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बट इतने उसके एनिमी हैं, इतने शत्रु हैं, उसको कंट्रोल करना अगर हम सब केमिकल से ही कंट्रोल करेंगे, तो आई थिंक वो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है जो उसका बहुत बढ़ जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उस हिसाब से उत्पादन नहीं आएगा, क्योंकि एक बार अगर डिजीज़ लग गया, तो पौधा वीक होना है। फिर हम भले उसको टॉनिक दे दें, उसको हम सुधार दें, तो वो पौधे को सँभलने में टाइम लगता है। तो वो सब चीज़ जो लॉस है, उसको मिनिमाइज़ करने के लिए, और हो सकता है आगे आने वाले कल में और बड़ा चैलेंज बढ़े। चैलेंज इस तरीके का कि पॉपुलेशन बढ़ी रही है, यानी और लागत कम और मुनाफ़ा ज़्यादा, मुनाफ़ा ज़्यादा के कैसे लिए हो सकता है, उसपे ज़्यादातर फोकस उसी पे करना चाहिए। वो करने के लिए, और आगे आने वाला जो फ्यूचर है, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा जेनेटिक मॉडिफाइड सीड का बहुत बड़ा स्कोप है। तो आज के कल में कि क्या ऐसी मेजर डिजीज़ेज़ हैं सीड के लिए, जो फंगिसाइड की जो डिजीज़ आ रही हैं, जो भी मेजर क्या डिजीज़ हैं सीड के लिए जो इम्पैक्ट कर सकती हैं और जो भी आने वाली जो उसकी स्प्राउटिंग है, जर्मिनेशन है, वो उसपे उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ऐसी क्या आजकल मेजर डिजीज़ेज़ हैं, जिसपे किसान को जो भी कंट्रोल करने में उसको इश्यू हो रहा है? देखिए, डिजीज़ कब आती है? जब पौधा अपने आप में वीक महसूस करता है, या हम आप हैं, अगर घर में अ, हम 2 भाई हैं, एक भाई जो है वो बहुत वीक है, और एक भाई जो है थोड़ा हिस्ट-पुस्ट है। अगर डिज़ीज़ आती है, तो पहले उसको पकड़ेगी, देन बड़े वाले को हो सकता जाए, लेकिन उतना हो सकता है उसको हार्मफुल नहीं पहुँचा पाए, उसके लिए हार्मफुल उतना नहीं हो। लेकिन जो वीक है,
वो तो पूरी तरीके से ग्रसित हो जाएगा। ऐसे ही पौधे हैं। तो पौधों को तो मैं कहता हूँ फंजीसाइड देने से पहले, इंसेक्टिसाइड देने से पहले ये सोचना चाहिए किसान को कि ये बीमारी आई क्यों? उस पे हमें अध्ययन करना चाहिए। पौधों को 18-19 तत्व की ज़रूरत है। हम खाना खाते हैं, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, देन उसमें हम घी डालते हैं और फिर एक संपूर्ण भोजन के रूप में दूध पीते हैं, हैं? फिर हम तो और कुछ भी खा लेते हैं, फल खा लेते हैं, लेकिन पौधा क्या खा रहा है? पौधा तो बोलने वाला नहीं है ना। किसान उसको स्प्रे करता जा रहा है, जो भी दे पाया उसको करने अब के लिए। पौधे को चाहिए पानी, उसकी वजह से पत्ता झुक रहा है और हमने देखा कि नहीं भाई ये तो डिजीज आ गई है और पौधा झुक रहा है, हमने उस पे डाल दिया केमिकल। वो क्या करेगा? वो उसका रिजल्ट आपके आने वाले जो फसल पे जो उत्पादन है उसपे इम्पैक्ट डालेगा। हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ ही रहा है। अगर जितना अपन करते जा रहे हैं, उतनी ही इसकी जो क्वालिटी और न्यूट्रिशन वैल्यू है, जो भी डाउन सा जाएगा, वो वो डाउन होता जाएगा। यही कारण है कि जो पहले का बगल में घी बनता था तो आस पड़ोस लोग जान जाते थे इनके घर में घी बन रहा, आज आपके घर में ही बने, हो सकता है दूसरे कमरे वाला भी ना जान पाए कि ऐसा है। तो कहने का मतलब वही प्रोड्यूस, वही चारा जानवर भी खा रहा है, तो उसके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट जा रहा है। मतलब उसको रूट कॉज पे जो है हाँ, रूट कॉज एनालिसिस पे हमें काम करना चाहिए। रखना। पहले तो उसकी हिस्ट्री पे जाए कि इसमें किस माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है। अब जैसे देखिए, मैं आपके पास आ रहा था तो मैंने देखा यहाँ पे पौधे बहुत थे और उन पौधों में मैंने देखा कि ये ऐसे पौधा बैंगनी हो रहा है। ऐसा आजकल जितना भी मक्का लगा है, अधिकतर खेत में आपको ऐसे देखने को मिलेगा, मक्का का पौधा पूरा पर्पल कलर हो रहा है। अब तो किसान देखा, कहा भैया हरा था अब उससे ये पर्पल कलर हो गया और सब सही है, ऐसा क्यों? लेकिन उसको नहीं पता है क्यों। ये दिखा रहा है कि इसमें फास्फोरस की कमी है, इसमें फास्फोरस की कमी है, इसकी वजह से वो पर्पल हो गया। लेकिन फिर किसान कह रहा है नहीं जी हमने तो डीएपी डाला है, हमने तो पूरा डीएपी डाला। अब हम ये कह रहे हैं कि आपने डीएपी डाला है, लेकिन उस डीएपी को पौधा को लेने योग्य जो बनाने वाले तत्व हैं वो उसकी डिफिशियंसी होगी। तो कहने का मतलब कि अगर फील्ड में कैल्शियम की डिफिशियंसी है, फील्ड में मैग्नीशियम की डिफिशियंसी है, तो आपका फास्फोरस पड़ा का पड़ा रह जाएगा, डीएपी पड़ा का पड़ा रह जाएगा, पौधा आप नहीं ले पाएगा। क्योंकि जो मैग्नीशियम है, डीएपी में तो पूरा 46% फास्फोरस है, 18% नाइट्रोजन है। लेकिन अब ये देखना है कि जो उसमें फास्फोरस पड़ा है वो पौधा उसको ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। तो अब हमें देखना है कि उसको लेने में किसका रोल है, क्योंकि पौधों को 17-18 तत्व की जरूरत है और कौन सा ऐसा तत्व है जिसके कारण उसे है। तो इसमें मैग्नीशियम जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि मैग्नीशियम का जो रोल है वो आपका क्लोरोफिल में है। और फास्फोरस हमारा काम क्या करता है? फास्फोरस हमारा ये काम करता है कि पौधे को जड़ का विकास और पौधे के तने को मजबूत करना और देन पत्तियों को पूरा फैलाना, ये सब इसका काम होता है, स्ट्रेंथन करना पौधों को। लेकिन उसमें जा करके वो उसी के ऊपर डिपेंड होता है कि मैग्नीशियम का रोल जो है वो प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में बढ़ जाता है, तो जिसके कारण उसमें पौधों का रेस्पिरेशन क्रिया बढ़ जाती है और वो मेटाबोलाइज एक्टिविटी के द्वारा फिर फास्फोरस उसको अवेलेबल होने लगता है। हम ये भी कहते हैं कि नाइट्रोजन बहुत अधिक नहीं डालना चाहिए, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि नाइट्रोजन की जो निश्चित सही मात्रा है वो पौधों को तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरा पौधा किसका बना है? प्रोटीन पे। हमारी बॉडी कैसे बनी है? प्रोटीन पे। उस प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए, प्रोटीन को बनाने के लिए नाइट्रोजन की ही जरूरत है। वो एमिनो एसिड पे काम करता है, देन वो नाइट्रोजन, देन वो प्रोटीन पे ऐसे पौधा डेवलप होता है। तो अगर नाइट्रोजन जो है, एक तो नाइट्रेट फार्म में पौधा लेता है, दूसरा अमोनियम फार्म में लेता है। अमोनियम फार्म की कमी हो गई खेत में तो भी फास्फोरस नहीं ले पाएगा। ठीक,
तभी फास्फोरस नहीं मिलेगा। इसके बाद आता है पोटेशियम। अब देखिए नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटासियम, ये सब एक दूसरे से लिंक्ड है। पोटेशियम जो है अगर कमी है तो शायद खेत में सल्फर भी पड़ा है, वो भी पौधा नहीं ले पाएगा। और पोटेशियम का भी फोटोसिंथेसिस में, क्लोरोफिल में बनाने में, पर्णहरिम बनाने में बहुत बड़ा रोल है। उसका स्टोमेटा को ओपनिंग करने के लिए, पानी को बाहर निकालने के लिए, और हवा मतलब ऑक्सीजन को लेने के लिए, इन सब में बहुत बड़ा रोल है। पोटेशियम की भी कमी है तो सल्फर का पड़ा मिट्टी नहीं ले पाएगा, इवन आपका फास्फोरस भी नहीं ले पाएगा। इसके बाद जो माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, बहुत से माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं जिनका भी एडिशनली रोल आ जाता है, जैसे जिंक है, आयरन है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, बोरान है, मॉलिब्डेनम है। अगर इन कंपाउंड की भी कमी है तो भी पौधा में प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होता है, नाइट्रोजन पड़ा का पड़ा रह जाता है, पौधा नहीं ले पाता है, फास्फोरस पड़ा का पड़ा रह जाता है, पौधा नहीं ले पाता है, और पोटास आपका पड़ा का पड़ा रह जाता है, पौधा नहीं ले पाता। तो ये सब जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है इनका एक लिंकेज है, एक दूसरे से सब लिंक है, इसकी वजह से उसका। और किसी एक की कमी हो, मान लीजिए वहाँ पे फास्फोरस की कमी है या पोटास की कमी है, और हमने यूरिया खूब झोंक के डाल दिया, तो यूरिया जो है फास्फोरस पोटास की कमी को नहीं पूरी पूरा करेगा। नहीं करेगा। यूरिया अधिक जब होगा तो वो फ्लो हो जाएगा, वो फ्लो हो जाएगा, पौधे को वो लगेगा ही नहीं। लगेगा नहीं, वो ओमिट कर देगा। बल्कि इतना करेगा यूरिया ज़्यादा पड़ने से कि जो पौधा सही रूप से बढ़ रहा है, वो उसका जड़ विकास हो रहा है, पौधा का विकास बैलेंस रूप से चल रहा है, वो अनबैलेंस हो जाएगा और उसमें हम वेजिटेटिव स्टेज बढ़ जाएगा। जैसे हर पौधे का दो रूप होता है कि बीज से जब अंकुरित होकर के पौधा बना तो वो उसके पूरे लाइफ साइकिल में दो स्टेज होती हैं, एक वानस्पतिक वृद्धि, दूसरा जो है प्रजनन का। एक ब्रीडिंग का आ गया, एक वानस्पतिक वृद्धि आ गया। तो जो वानस्पतिक वृद्धि है उसमें तो नाइट्रोजन ही चाहिए हमें सब बढ़ने के लिए, उसमें फास्फोरस चाहिए हमें बढ़ने के लिए, उसमें पोटास चाहिए हमें बढ़ने के लिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए उसको खा पी करके स्पूट करके पौधा करने। जब वो रिप्रोडक्टिव स्टेज पे जाता है देन वहाँ पे रोल हमारा पोटास का बढ़ जाता है, वहाँ पे हमारा बोरान का बढ़ जाता है। जो फ्लावर का एक्सप्रेशन है, जो पॉलिनेशन का है, जो फ्रूट ज़्यादा सेट करने का, वो बोरान का रोल आ जाता है। तो ये सब का रोल एक अलग इससे प्ले होता है। इसलिए फार्मर को ये कोशिश करना चाहिए कि हमें उसके पौधों के लाइफ साइकिल में इनिशियल स्टेज में, जब पौधा ग्रोइंग स्टेज पे है, उस समय हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट का मिक्सचर का उपयोग जरूर कर देना चाहिए, और ये हर साल करना चाहिए। बिल्कुल, किसान डीएपी, यूरिया, एसएसपी तो फोकस कर बस, देता है, भर भर के देता है, देता लेकिन है। जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं हाँ, वो भूल ही जाता है। क्योंकि बस। जिस तरीके से हमारे शरीर को सभी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम, उसी तरीके से एक प्लांट, एक पौधे को भी जरूरत होती है, और वही किसान नहीं समझ पाता। हाँ, अब देखिए जैसे ये पत्ता है, ये पत्ता पूरा येलो हो गया है, तो इट मीन्स कि इसमें ये दिखा रहा है कि ये पूरा जो पीला हो गया, इसमें नसें भी मतलब थोड़ा भूरी हैं लेकिन वो भी पीली हो रही हैं। तो ये शो कर रहा है कि इसमें यूरिया की भी कमी है, इसमें आयरन की भी कमी है, इसमें जिंक की भी कमी है, ठीक है। लेकिन अब ये देखिए कि ये पहले पीला पड़ा और फिर देन ये ब्राउन कलर हो रहा है। तो ये ब्राउन कलर जो हो रहा है ये शो कर रहा है कि इसमें जिंक की कमी है, ठीक है। ओके। अगर यही जो ब्राउन कलर है, अगर ये व्हाइट कलर होता, सफेद कलर होता, तो ये शो करता कि इसमें आयरन की कमी है, ठीक है। लेकिन अब इसमें पत्ते में आप देखिए कि इसमें किनारे का पूरा पत्ता ये शो कर रहा है ब्राउनिंग, और ये ऊपर की तरफ अपवर्ड फोल्ड हो रहा है, ठीक है। और अभी क्या होगा, लेटर स्टेज में जाकर के फटने लगेगा, ठीक है, स्कार्चिंग होने लगेगा। तो ये जो शो कर रहा है कि इसमें पोटास की कमी है। ये पोटास जो है वो हमेशा मार्जिन पे जा करके ये वहीं से फोल्ड होगा और ब्राउन कलर का हो जाएगा, और बाद में वो कटने लगेगा। फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली ये पूरा पत्ता ब्राउन कलर का होकर के
इसमें फोटोसिंथेसिस क्रिया होगी नहीं, ये गिर जाएगा नीचे, पौधा भोजन बना नहीं पाएगा, देन बाद में पौधा भी डेड हो जाएगा, मर जाएगा। तो इस तरीके से मेजर डेफिशिएंसी होती है, जैसे कि फास्फोरस, जिंक और हम्म। सभी तरह के पोषक तत्व जरूर रहते हैं। जरूरत है। लेकिन अब जो भी है, क्योंकि किसान प्रिकॉशन तो लेता नहीं, जो भी है उसकी डिजीज आने के बाद ही कोई भी कुछ कमी होती है तभी वो स्प्रे करता है। यस। तो अगर इस तरीके से डिजीज आ जाती है तो किस तरीके से वो उसका प्रिवेंटिव ले सकता है, अब जो भी है उसको क्योर कर सकता है, जिससे उसकी जो भी फसल है वो खराब ना हो। देखिए इसमें क्या है कि इसीलिए कहा जाता है ना कि खेत में घूमना बहुत जरूरी है। खेत में अगर वो इंटरवली जा रहा है, 4 दिन 5 दिन पे घूम रहा है, तो पौधे का पत्ते का एक्शन उसको पता चलेगा कि हमारा पौधा कैसे बिहेव कर रहा है, कैसा वो किस कलर में। हाँ, कई तत्व ऐसे हैं जिनकी कमी होती है तो पौधा और ग्रीन दिखता है, ये भी जान लीजिए। पौधा जैसे फास्फोरस की कमी कभी कभी ऐसा होता है, पोटास की कमी ऐसा होता है कि पौधा और ग्रीन दिखता है, बट जो जरूरत से ज्यादा भी ग्रीन वो नुकसानदायक है। तो हमें उसका बिहेवियर को देखना चाहिए, और ये तो उसको खेत का हिस्ट्री पता है किसान को कि हमने पिछली फसल में क्या क्या चीजें डाला था, और इस फसल में अब पौधा 1.5 महीने का हो गया तो हमने क्या क्या डाला है। अगर वो यूरिया DAP डाल करके लगा दिया और देन बाद में पोटास भी डाल दिया, तो अब उसको तो ये निश्चित है कि इसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी है, जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। वो माइक्रो न्यूट्रिएंट को उसको पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। वो उसको एक शेड्यूल में उसका एप्लीकेशन करना चाहिए, और वो ग्रोइंग स्टेज पे होना चाहिए, तभी उसका रोल आगे दिखेगा। इसमें वो जहाँ तक कि मैं जानती हूँ, इसमें एक चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट का वो स्प्रे कर सकता है, जिससे उसका एब्जॉर्प्शन हो। हाँ। और उसका जो भी है अब अगर डिजीज आ गई है तो उसका थोड़ा सा उसमें डेवलपमेंट हो और उसकी फसल ना खराब हो। हाँ, अब जैसे आपका एक क्वेश्चन था कि उसमें कि अगर उसने पहले नहीं देखा और डिफिशियंसी वहां दिखने लगी, तो अब उसको क्या करना चाहिए। तो एडवांस उसके लिए मार्केट में जो चिलेटेड जिंक है और भी मिक्सचर है, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट बेस्ड मिक्सचर हैं, उनको लेना चाहिए और उस पर स्प्रे करना चाहिए। जैसे हमारे रैलीज का ट्रेसल 1 ट्रेसल 2 करके आता है, टाटा बहार करके आता है, ऐसे हैं जो कि इनको ले करके आप उस पर स्प्रे करेंगे तो सारे न्यूट्रिएंट्स उसको पौधा मिल जाएगा। क्योंकि जो स्प्रे करते हैं और एक सॉइल एप्लीकेशन करते हैं, सॉइल एप्लीकेशन का प्रोसेस लंबा होता है, वो जड़ के द्वारा आप टेक करेगा, तेन पौधे में जाएगा तो काम करेगा, इतने में पौधा बहुत कुछ डैमेज हो जाएगा। लेकिन अगर उसको हम ग्लूकोज फार्म में दे दें, तुरंत स्प्रे कर दें और डायरेक्ट पत्ती के माध्यम से वो सर्कुलेट हो जाएगा, तो उसमें उसका इमीडिएट पौधा जो है उसका यूज करके और वो उसका बेनिफिट पा जाएगा, देन वो ग्रेजुअली बढ़ता चला जाएगा। तो मतलब जो भी अपन स्प्रे करते हैं या जो भी सॉइल एप्लीकेशन देते हैं, किस चीज से ज्यादा रिजल्ट आने के चांसेस है, सॉइल एप्लीकेशन या स्प्रे करने से? हमेशा स्प्रे से ज्यादा आता है, क्योंकि देखिए सॉइल एप्लीकेशन आपने किया, आप तो पूरे खेत में ब्रॉडकास्ट करके डाल दिया। हमने कॉटन का पौधा लगाया 4 फीट पे, तो पौधे का जड़ तो इतना है नहीं कि वो 4 फीट से जाकर के भोजन लेगा, 2 फीट से लेगा। उसके लिए ये है कि हमेशा पौधा जो है उसका ग्रोइंग पार्ट, जो जड़ का ग्रोइंग पार्ट होता है, जैसे ये पौधा है, इसका जड़ है, इसका जड़ है, और जो इसका ग्रोइंग पार्ट है, ये जो सेकेंडरी जड़ें निकली हैं, टर्सरी जड़ें निकली हैं, इस जो जड़ है, इसके टिप से पौधा भोजन लेता है। तो अगर ये पौधा जा रहा है, देखिए इसमें क्या है, नीचे की जड़ जा रही है, और ये सेकेंडरी जो जड़ निकली है, ये जितना दूर तक उतने पाएगा। अगर यहाँ से हम 4 इंच या 5 इंच पे डाल देंगे तो ये पौधा उसका यूज नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे फ्रूट वाले पौधे हैं, जैसे मान लीजिए नींबू है या आम है, हाँ, हॉर्टिकल्चर के जितने हैं, अगर उसमें आपको न्यूट्रिएंट्स एप्लीकेशन करना है तो आपको ये देखना है कि पौधे की हाइट कितना है। पौधे की हाइट अगर मान लीजिए 8 फीट है, तो आप 4 फीट
कहाँ से? जड़ से, उसके जड़ से, ये जैसे जड़ है, इस जड़ से 4 फीट आप नापिए और इस इतने के परिध में, इसके घेरे में आप जो है उसका थाला बनाइए और देन वहाँ पे आप वाटर का एप्लीकेशन करिए और उसका इरिगेशन, वो सारी फर्टिगेशन का करिए और उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह डालिए, देन वो पौधा अपटेक करना शुरू करे। लेकिन अगर आपने इसके जड़ के पास में दिया तो उसका नहीं हो यूज पाएगा। नहीं है, और नहीं तो केमिकल है, वो उसको नुकसान पहुंचाएगा। ओके, तो ये जब भी जो भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप है उसके आजू बाजू थोड़ा हमें खोदना चाहिए यस, और फिर जो भी एप्लीकेशन हमें देना है, जो भी केमिकल फर्टिलाइजर जो भी देना है अपन को उस गड्ढे के अंदर उसी गड्ढे के अंदर देना देना चाहिए। चाहिए। हाँ ड्रिप इरिगेशन का क्या है? अगर अपन ड्रिप इरिगेशन से किसी को देते हैं तो हाँ। उसका ज्यादा इफेक्टिव है कि नहीं है वो? देखिए, ड्रिप इरिगेशन एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज है और बहुत ही पौधों के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि पौधे को हम क्या करते हैं, पहले तो हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड है वो फ्लडिंग का है कि हम फ्लड कर देते हैं, पानी पूरा जाता है। तो उससे क्या होता है कि क्योंकि पौधे की जड़ भी हमारा सांस लेता है और वो फ्लड से पूरा मिट्टी कंपैक्ट हो गई, फ्लड से पूरा हो गया, वहाँ रेस्पिरेशन ले ही नहीं पाया, तो वो भी नुकसान हुआ। दूसरा क्या हुआ कि मिट्टी में नमी ज़्यादा आ गई तो नीचे से सॉइल बॉर्न डिजीज जो है वो पनपने उत्पन्न हो लगे, गई। वो उसके नुकसान पहुंचने लगे। लेकिन वहीं पे जो ड्रिप इरिगेशन आया तो उसका सबसे बड़ा लाभ एक तो ये हुआ कि हमारा वाटर सेविंग हुआ, हमारा जल का बचाव हुआ, पहली चीज़। दूसरा चीज़, हमारे जल का सदुपयोग हुआ कि जो कि पौधे के पास जा कर के जड़ के पास पे वो जितना दूरी पे है वहाँ पे टिप 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 करके बूंद बूंद पानी मिलता रहता है और पौधा का जड़ जो है लेता रहता है। और पानी लेने के लिए पौधे का जड़ का सिरा जो है वो खोजता रहता है कि कितना दूरी पे हमें वाटर मिल रहा है, उसका जड़ बढ़ता रहता है और इससे भी उसके पौधे का ग्रोथ जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी अच्छा रहेगा और पौधा मजबूत रहेगा। और वो एडवर्स इफेक्ट में, मान लीजिए पानी का स्ट्रेस हो गया, उस कंडीशन में भी पौधे को वो जड़ जो है गहराई से न्यूट्रिएंट्स hold ला करके करके रखेगी। उसको नमी देता रहेगा और जिससे पौधा सरवाइव करता रहेगा। बिल्कुल। तो इसमें भी उसका बहुत बड़ा रोल है। तो एक तो हमारा कास्ट सेविंग हुआ और दूसरा हमारा फसल के लिए वो ग्रेजुअली निरंतर बढ़ता रहता है, उसमें उपयोग हुआ, उसका उसमें यील्ड पे प्रभाव पड़ा, उसके पौधों के विकास पे कोई रुकावट नहीं आई, तो उसका अल्टीमेटली हमें कहाँ रिजल्ट मिलेगा? यील्ड पे मिलेगा। बिल्कुल, यील्ड बढ़ेगी तो किसान का मुनाफा मुनाफा बढ़ेगा मुनाफा और जो भी बढ़ेगा, उसने लागत लगाई है उसका भी उसका आउटपुट उसको आउटपुट होगा। मिलता जाएगा। हाँ। तो किसान को किस तरीके से पता चलेगा, अब अगर हम सीड पे वापस आए तो, कि उसकी जो सीड वैरायटी है उसका जो बेस्ट सीड वैरायटी है कौन सी हो सकती है उसके फसल के लिए? जो भी वो फसल लगा रहा है किस तरीके से उसको बेस्ट सीड वैरायटी का चयन करना चाहिए? ये बहुत बढ़िया और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है किसान के लिए, क्योंकि जब किसान घर से निकलता है तो पूरा मूड बना के जाता है कि हमें ये बीज लाना है और लगाना है। तो किसान को मूड बनाने के पहले ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे पास कितना रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, कितना हम वहाँ पे अपना योगदान दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर पानी की कमी है तो निश्चित है कि किसान को कम दिन का मक्का चाहिए। तो उसके लिए अगर कम दिन का मक्का है तो जैसे हमारे धान्या सीड का DM 9279 है, 9279 उसका नंबर है, और उस मक्के को हम लोगों ने नाम ही दिया है नो टेंशन। किसान लगाए और टेंशन भूल जाए, उसका नाम ही दिया है नो टेंशन। जो उसका पंच लाइन है वो नो टेंशन है। वो क्यों है? वो इसीलिए है कि एक तो 100 डेज में रेडी हो रहा है, दूसरा उसको पानी की कमी मतलब महसूस नहीं होती है। पानी कम है तब भी अच्छा पैदावार देता है, अधिक पानी हो जाए तब भी अच्छा पैदावार देता है, और किसी भी परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेता है। तो किसान को हमेशा ये देख के चलना चाहिए कि अगर हमारे पास पानी की कमी है तो हमें कम दिन का मक्का लगाना चाहिए। अगर हमारे पास पूरा पानी है, फल फ्रेश है, तो फुल मैच्योरिटी वाला मक्का लगाना चाहिए, 120 दिन वाला मक्का लगाना चाहिए। क्योंकि जो निश्चित है कि जो फुल मैच्योरिटी का मक्का है वो उत्पादन ज़्यादा देगा,
जो कम दिन का है वो उससे कम कम देगा, देगा। क्योंकि वो उसका उसमें खर्चा भी कम आएगा और कम पीरियड में हो जाएगा, तो ये भी वो पूर्ति कर रहा है। तो ये चीज़ें ध्यान देना चाहिए। और दूसरा चीज़ ये है कि हमारे यहाँ का मतलब क्लाइमेट का बिहेवियर क्या है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि कौन से हमारे एरिया के लिए सुटेबल बीज है, वो हमें ला करके इस्तेमाल करना चाहिए। तो रिसोर्सेस और क्लाइमेटिक कंडीशन जो है उसके, जहाँ भी उसका खेत है, जो जिस स्टेट से वो बिलोंग करता है, हाँ, उसका उसको ध्यान रखना चाहिए और उसी तरीके से उसको सीड वैरायटी का चयन करना चाहिए। यस। और जहाँ तक कि मैं जानती हूँ, मतलब मैं हम्म, जहाँ तक कि मैंने रिसर्च किया है, हम्म, उसके अकॉर्डिंग मुझे ये भी पता चला है कि उसको उन सीड वैरायटी का चयन करना चाहिए जो उसके एरिया में प्रसिद्ध है प्रसिद्ध है, और जिनने पिछले साल आने वाले जो भी साल थे उसमें अच्छा उसने उत्पादन दिया। दिया है। तो उन ये सही बात है कि उसका जो हिस्ट्री है वो किसान को ही पता है कि हमारे गांव का हिस्ट्री क्या है, हमारे गांव में कौन कौन वैरायटी अच्छा चलती हैं, जो टॉप 5 की वैरायटी चलती हैं उनको उसमें से चयन करना चाहिए और उसको अडाप्ट करना चाहिए। और जैसे कि आपने हमें बताया कि आप जो भी कम पानी वाले तो है सीड वैरायटी, लेकिन अभी जो भी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है वो भी दिन पे दिन कम होती जा रही कम होती है। ये है। दो मेजर प्रॉब्लम है जो कि दिन पर दिन कम होती जा रही। पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो तो कम हो ही रही है, लेकिन जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है वो भी कम वो भी होती है। दिन पे दिन खत्म होती जा रही। तो ऐसी कुछ सीड वैरायटी है जो कि इस चीजों को सपोर्ट कर सकती है और जो यस, उत्पादन है उसका इफेक्ट ना हो। यस। देखिए क्या है कि हम किसान को हमेशा अपने सॉइल के हेल्थ के बारे में और पौधों के हेल्थ के बारे में दोनों का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में हमारे मिट्टी का दोहन हो रहा है। हम रीले क्रॉप की तरीके से क्रॉप को लगाते चले जा रहे हैं और मिट्टी को बिल्कुल समय नहीं दे रहे हैं। जैसे नौतपा का बहुत बड़ा रोल है, इस बार नौतपा का केस ही नहीं आया। तो नौतपा क्या करता कि जो हमारे खेत में जो डिजीजेज वाले जो हानिकारक ऑर्गेनिज्म थे उसमें, वो सबको वो किल करता था। जो इंसेक्ट के ग्रब्स उसमें पड़े थे, जो उनके प्यूपा अंदर पड़े थे, वो क्या करते हैं, वो हाइबरनेशन पीरियड में जब उनकी प्लाविंग कर देते थे, जुताई कर देते थे, तो वो ऊपर आ जाते थे, तो वो सोलर के द्वारा, हार्ट टेम्परेचर के द्वारा किल होते हैं। तो इसके लिए समय खाली रहता है, उस समय उपयोग करना चाहिए। दूसरा कि जब समर का पीरियड रहता है, क्योंकि समर के बाद खरीफ का स्टार्टिंग होता है, समर का जब पीरियड रहता है तो किसान को उस समय खेत में ग्रीन मैन्योरिंग करना चाहिए। ग्रीन मैन्योरिंग के लिए जैसे मूंग है, उड़द लगाया, तो अब क्या है, उसको फली लेने के लिए वो इंतजार कर रहा है। अब फली पकाएगा तब तक वो पौधा खत्म हो जाएगा, उसमें हरापन खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो फली तोड़ करके उसको भी उसमें पलटी कर देता है, मिक्सिंग कर देता है, जुताई कर देता है, तो उसके जो पल्सेज होती हैं उनकी जड़ों में आपके माइक्रोब्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होती हैं, वो आपके वो ऊपर से राइजोबैक्टीरिया वगैरह जो होती हैं वो ऊपर से फास्फोरस का स्थिरीकरण करती हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं, जिसके कारण से मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। पहली चीज। दूसरी चीज, वो क्या है, पौधे जब मिट्टी में जाकर के सड़ते हैं, गलते हैं, तो ह्यूमस प्रदान करते हैं, वहाँ पे कार्बनिक तत्व की मात्रा बढ़ती है। जब कार्बनिक तत्व की मात्रा बढ़ती है और ह्यूमस ज़्यादा बढ़ता है, तो मिट्टी में पानी को रिटेन करने की क्षमता बढ़ती है, मिट्टी में पानी को सोखने की क्षमता बढ़ती है। दूसरा क्या होता है, उसमें पौधों की जड़ें भी सुचारू रूप से गहराई तक जाती हैं, क्योंकि पोलापन होता है, और पूरा स्प्रेड कर जाती हैं, तो जिससे पौधों को भी उसका लाभ मिलता है। उससे मिट्टी की उपजाऊ तो बढ़ती है और उसमें ऑर्गेनिक कार्बन और जो नाइट्रोजन है, हाँ, सब कुछ ऑर्गेनिकली अच्छे से उसमें मिट्टी में मन रहा है। और किसान को इन बातों का ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर मिट्टी ही सब कुछ है, मिट्टी अगर अपनी उपजाऊ रही तो अपन उसमें अच्छा जो भी है, अच्छा उसमें प्रोडक्शन ले सकते हैं। अच्छा, जैसे कि आने वाले जो भी साल थे, अब जैसे अगर हम 8 से 10 साल पहले की बात चलें, तो मैंने कल ही सुना ये बात
कि जब भी जो किसान था वो 8 से 10 बार तुड़ाई कर लेता था करेले की फसल हाँ, में, यस, लेकिन अब ऐसी स्थिति बन गई है कि सिर्फ वो 2 या 3 बार में सिर्फ तुड़ाई हो रही है और उसकी लागत तो बढ़ ही गई है बढ़ी गई। और जो भी उसकी जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया है। यस, अब जैसे आपने करेले की बात किया, तो करेला ऐसा चीज है जिसमें सबसे ज्यादा जो हानि पहुंचाने वाला बीज है, बीमारी है, वो है वायरस। करेला को आप कहीं भी सुने होंगे कि इस गांव में लगता था, अब खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि वहाँ वायरस बीमारी लगने लगा। तो ये हमारी कंपनी का मधुल गोल्ड है, टाटा धान्य का, इस वायरस रेजिस्टेंस है, इसमें वायरस की बीमारी नहीं आती है। तो वायरस से तो आप बच गए, लेकिन फंगस आ सकता है, तो फंगस के लिए फंजीसाइड डालना पड़ा है। ठीक है। अब आपका एक क्वेश्चन है कि हम जो 8 तुड़ाई 10 तुड़ाई होती थी वो नहीं हो पा रही है, और वो 3 तुड़ाई 4 तुड़ाई हो गई। लेकिन उन्हीं में से कुछ किसान ऐसे भी होंगे उस गांव में जिनकी 15-15 तुड़ाई हो रही होगी। क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि वो उसका देखभाल कर रहे हैं। वो जब पौधा फल पे आ गया और एक मतलब तुड़ाई के बाद दूसरी तुड़ाई जो है 5-6 दिन का टाइम रहता है, उस पीरियड में यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का छिड़काव करना चाहिए। उसको अगर ये लग रहा है कि हमें प्रिकॉशनली फंजीसाइड डालना है, तो फंजीसाइड उसी साथ मिला करके हमें डाल देना चाहिए। उसको ये लग रहा है कि इसमें सकिंग पेस्ट लग रहे हैं, तो उसी समय उसको इमिडाक्लोरोपिड वगैरह डाल देना चाहिए। तो जिससे क्या है कि पौधे में कोई रुकावट नहीं आएगी और उसको न्यूट्रिएंट्स मिलता रहेगा। तो अगर पौधा 8 बार 10 बार टूट रहा है, तो इस दौरान जो है 2 से 3 बार उसको NPK का स्प्रे करना चाहिए और माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे करना चाहिए। जिससे क्या है, पौधों को भरण पोषण मिलता रहेगा और उसका पीरियड फ्रूटिंग का, फ्लावरिंग का बढ़ता रहेगा और वो लॉन्ग लाइफ अपना साइकिल पूरा करेगा। अदरवाइज वो डिफिशियंसी के कारण, स्ट्रेस में आ जाने के कारण वो भूखों मर जाता है। तो ये चीजें तो उसको केयर तो करनी चाहिए अपनी जो भी फसल है उसको प्रिकॉशनरी जो भी स्प्रे वगैरह है उसको ध्यान रखना चाहिए और समय समय पे करते रहना चाहिए। अगर कोई भी वेजिटेबल क्रॉप है, जो भी उसमें वायरस का अटैक सबसे मेजर रहता है, कोई भी वेजिटेबल क्रॉप, तो उसको ध्यान में रखना चाहिए बिल्कुल। तो जैसे अभी हम मिट्टी की उपजाऊ क्षमता की बात कर रहे थे, तो उसके प्रति आपकी क्या राय है? किस तरीके से मिट्टी की उपजाऊ अब हम बढ़ा सकते हैं अभी की स्थिति को देखते हुए, और किस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देखिए, मिट्टी का आइडेंटिफाई करने के लिए तो एक ही चीज़ है कि उसका सॉइल टेस्टिंग कराना जरूरी है। सॉइल टेस्टिंग जो अच्छी लेबोरेटरी है वहाँ से आप टेस्ट कराइए। जैसे इफ्को वगैरह की भी संस्थाएं हैं, वो सॉइल टेस्ट करती हैं, आपके क्रिबको भी करती है, और कई जगह लेबोरेटरी भी खुली है, वहाँ भी सॉइल टेस्टिंग होता है। तो वहाँ पे उसको टेस्ट करा करके उसके अनुसार उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह को डालना चाहिए। लेकिन जब हम टोटली केमिकल पे आधारित हो जाएंगे तो हमें सॉइल टेस्टिंग और इन्हीं सब चीज़ों पे जाना पड़ेगा। अदरवाइज हम गोबर की खाद है सड़ी हुई, उसको हम उसमें प्रयोग करें, हम जो है ग्रीन मैन्योरिंग करें, उसको हम प्रयोग करें, तो हमारे मिट्टी में हमेशा उर्वरता बनी रहेगी और सारे न्यूट्रिएंट्स उसको मिलते रहेंगे। इवन आपको बहुत से हमारे बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि पनपते रहेंगे, जो कि पौधों के विकास में हमेशा सहायक रहेंगे। तो उसको सॉइल टेस्टिंग पर ध्यान रखना चाहिए, जो कि किसान बिल्कुल उसको स्किप कर देता है। यस। और सॉइल टेस्टिंग नहीं करवाता, उसको लगता है कि ये इसका पैसा खराब जाएगा। लेकिन उसको ये नहीं पता कि इससे उसको ये पता चलेगा कि किन किन न्यूट्रिएंट्स की उसको आवश्यकता है, क्या क्या चीजों को उसका उपयोग करना चाहिए। जैसे वो यूरिया DAP डालता जा रहा है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि कितने नाइट्रोजन की आवश्यकता है। उसको अगर पता रहेगा कि कितना नाइट्रोजन उसमें आवश्यकता है, तो उसकी ऑटोमेटिकली वो यूरिया कम खरीदेगा, तो उसकी लागत कम होगी, तो उसकी बचत कहीं ना कहीं होगी। तो ये चीज वो सोचता ही नहीं है किसान। कई चीज ये है कि जैसे अगर वो हमेशा जैसे यूरिया ही डालने का उसका ट्रेंड है, तो वो कई तरीके से अपना लॉस कर रहा है। एक तो पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, सही चीज प्रॉपर जो चाहिए वो नहीं दे रहा है। तीसरी चीज क्या है कि फसल की लाइफ बढ़ गई, हमने कहा ना, वो वेजिटेटिव स्टेज बढ़ता गया,
देन रिप्रोडक्टिव स्टेज जो है वो डिले हो गया, और जब रिप्रोडक्टिव स्टेज डिले हो गया, क्या होता है, वहाँ पे जाकर के पौधे को पोटास चाहिए, और वहाँ पे अगर उसको पोटास मिल रहा है तो आप देखेंगे कि आपका ग्रेन जो है ना उसमें वजन बढ़ जाएगा, आपका ग्रेन जो है चमकदार होगा, आपका मतलब पौधा भी स्वस्थ रहेगा। पोटास जब पड़ता है ना क्वालिटी बढ़ तो जाएगी। पोटास से क्या होता है कि पौधे में इम्यूनिटी बढ़ती है, ये सब चीज़ें जो है उसकी कीपिंग क्वालिटी बढ़ जाएगी, जो प्रोड्यूस आएगा। अदरवाइज हमने धान उगाया और पोटास उसमें पड़ा नहीं तो दाना वीक होगा, हम जब जाएंगे उसको मिलिंग कराने तो सारा चावल टूट गया। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है चावल टूटने का कि उसमें पोटास की डिफिशियंसी थी, जिसके कारण ग्रेन जो है वो मजबूत नहीं हुआ, वो हेल्दी नहीं हुआ और वो टूट गया। ओके, तो अभी जैसे हम देख रहे हैं कि रेजिडेंशियल एरिया बढ़ता जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग घर बनाते जा रहे हैं, जो भी है एग्रीकल्चर लैंड पे कॉलोनी कट रही है और एग्रीकल्चर लैंड कम होता जा रहा है। तो इससे क्या लगता है आपको, उत्पादन कितने चांसेस हैं कि घट जाएगा अपना, और जो भी आने वाली पीढ़ी है उससे उसको क्या असर पड़ेगा? देखिए ये भी अगर देखा जाए तो ठीक है कि पता चला कि बगल में गांव में जो है बैगन बहुत अच्छा लगता था, मिर्च बहुत अच्छा लगता था, और आज की डेट में हम जा रहे हैं तो वहाँ देख रहे हैं प्लाटिंग हो रहा है, तो वो तो एरिया कम हो गया। और किसान भी क्या करता है कि उसको एटवंस जो है मोटा पैसा मिल रहा है, तो यहाँ तो बेचा, कहीं जा कर के वो खरीदा भी, ठीक है। तो खरीदा तो जब तक अवेलेबल है तब तक खरीद सकता है। एक तो चलो ऊसर ज़मीन खरीदा, ख़राब ज़मीन खरीदा, बजरीली ज़मीन खरीदा और उसको फिर सुधार करके उसने खेती में योग लाया। तो आजकल ये क्या हो रहा है कि इधर से लोग जा करके जंगलों के किनारे जो है ज़मीन खरीद ले रहे हैं और जंगल को काटते जा रहे हैं, उसमें ज़मीन बनाते जा रहे हैं, उसमें करते जा रहे हैं। लेकिन ये तो एक अलग चीज़ हो गया कि जो कि वो यहाँ से ख़त्म कर रहा है और दूसरे जगह जाके अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरा चीज़ है कि इसी में आप देखिए तो पहले से आपको ईयर बाय ईयर कुछ न कुछ अंतर देखने को मिला है कि अच्छे बीज आने लगे, हाइब्रिड आने लगा, और अब आप देख रही हैं कि जेनेटिक मॉडिफाइड सीड आने लगे। अब उसी जेनेटिक मॉडिफाइड में जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले सीड आने लगे, तो जिससे क्या है कि बीमारियां कम होंगी, उत्पादन बढ़ेगा, और मल्टी लेयर भी क्रॉपिंग होने लगी है आज की डेट में। मल्टी लेयर क्रॉपिंग होने लगी है कि बहुत से ये देखा जा रहा है कि जैसे आम का बगीचा है, नीचे सेट पड़ा है, तो उसमें हम हल्दी की खेती कर सकते हैं, उसमें हम अदरक की खेती कर सकते हैं, और वो बहुत अच्छी तरीके से होगा। तो ऐसे में आजकल यूट्यूब पे भी मैंने देखा है कि कई जगह लोगों ने ऊपर खीरा लगा दिया, तो नीचे कोई और फसल लगा दिया, हाँ, उसमें हल्दी भी लगाए हैं, उसमें अदरक भी लगाए हैं, और कोई छोटी क्रॉप जो है बीच बगल में चिली भी लगा दिए। कॉन्सेप्ट ज़्यादा चल रहा है। तो हमारे कहने का मतलब है कि उत्पादन भी बढ़ा है, और उसी हिसाब से ये माइक्रोन्यूट्रिएंट स्प्रे के कल्चर भी बढ़े लोगों के। पहले तो क्या था, ब्रॉडकास्टिंग ही था, तो उससे हमारा नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता था। आज हम 1 केजी 2 केजी 3 केजी NPK लाते हैं, स्प्रे कर देते हैं, तो 1 एकड़ की पूर्ति हो जाती है। तो वही चीज़ हम पूरा कट्टा खरीद रहे थे। अब आज की डेट में नैनो यूरिया आ गया, नैनो DAP आ गया, इससे भी है। दूसरे उससे आप आगे जाएंगी तो आपको पेस्टिसाइड और फंजीसाइड और बायो फर्टिलाइज़र डेवलप हो रहे हैं। तो डे बाय डे जो बायो फर्टिलाइज़र डेवलप हो रहा है वो हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा रहा है, हमारे पौधे को हेल्थ को बढ़ा रहा है, हमारे पौधे के ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं डाल रहा, जिससे हमारा खेती में उत्पादन डे बाय डे बढ़ रहा है। लेकिन उसके विपरीत अगर हम देखें तो हमारा पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, और पॉपुलेशन को रहने के लिए रेजिडेंस की भी आवश्यकता हो रही है। वो तो है ही। तो ये चीज़ें, और एक चीज़ और है कि जैसे जैसे हमारे पास पैसा बढ़ रहा है वैसे वैसे आज हमारा एक मकान यहाँ है। पहले यही होता था, पूरी फैमिली एक साथ रहती थी। आज बेटा हमने तो क्या बनाया, बेटे के लिए ध्यान में रख करके मकान बनाया। बेटा गया बंगलौर में जॉब पा गया, अब बेटा तो वहीं पर ले लिया, यहाँ तो आने वाला नहीं है,
ठीक है। तो ऐसे में क्या हो कि मकान की भी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं और हम जो है उसका ज़मीन तो वही है, वो हमेशा स्टेज रहेगी। रोज़ बंटवारा हो रहा है, रोज़ वो हो रहे हैं, तो उसमें तो कट होना ही है। बट अब हमें आगे हमारे वैज्ञानिक जो हैं वो उन्नतशील बीजों पे काम करके अच्छे बीज दे रहे हैं और हमारा क्रॉपिंग पैटर्न भी डे बाय डे चेंज हो रहा है। एक ये तो चैलेंज है ही, उसके हम्म। साथ जो कि बहुत ही मेजर चैलेंज है आज की डेट में, वो है क्लाइमेटिक चेंज। क्लाइमेटिक चेंज पर जो है किसान साइंटिस्ट उस पर बिल्कुल रिसर्च तो कर रहा है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा आ नहीं पाया है कुछ सॉल्यूशन कि उस तरीके से किसान वो ध्यान में रखकर उन चीज़ों का और उसी तरीके से वो प्लानिंग करे जो जिससे जो भी इफेक्ट है क्लाइमेटिक चेंज की वजह से, जैसे कि बारिश में बारिश नहीं आ रही, गर्मी में बारिश पड़ रही है, तो उसी तरीके से जो क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है जिस कारण किसानों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए इसका जो उत्तर है मैंने पहले भी आपको कहा कि लोग जा करके यहाँ ज़मीन बेच करके यहाँ मकान बनना शुरू हो गया, तो जगह जा करके जंगल के किनारे ज़मीन ले रहे हैं, वहाँ पे जंगल को काट रहे हैं, ज़मीन को फैला रहे हैं। तो हमारा क्या है, पौधों का कटाव हो रहा है और हमारी सुख सुविधाओं के लिए आजकल एसी का महत्व बढ़ता गया, सबके घर में फ्रिज हो गया, तो इनमें जो वो गैसेज निकलती हैं और जो हमारे एसी से आउटर डोर से जो टेम्परेचर रिलीज हो रहा है, जो गैसें निकल रही हैं, वो हमारे ओजोन परत को डे बाय डे डिक्लाइन कर रही हैं, उनको डैमेज कर रही हैं। तो इसके कारण क्या है, हमारा टेम्परेचर अगर देखा जाए तो हर साल जो है 1-2% जो है वो डिग्री बढ़ता चला जा रहा है। तो अब वो उसका भी तो एक लिमिट है ना पौधे का, कि वो किस टेम्परेचर तक वो उसको वो करेगा, बर्दाश्त कर पाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्योंकि सारा कुछ टेम्परेचर पे ही डिपेंड है। जब टेम्परेचर पे ही हमारी डिपेंडेंसी है और टेम्परेचर अधिक हो गया तो हो सकता है कि बारिश में भी समस्या है, वायुमंडल सही नहीं होगा, और दूसरा पौधा वो टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, सहन नहीं कर पाएगा, तो उसका बढ़ाव धीमा हो जाएगा, पौधे का विकास धीमा हो जाएगा, पौधे का जो पॉलिनेशन क्रिया, फ्लावरिंग क्रिया वो धीमा हो जाएगा, तो जो कि उसको डैमेज करेगा, अल्टीमेटली वो जाकर के सब यील्ड पे इफेक्ट डालेगा। तो इस पे हमारे और ये सब ग्लोबल वार्मिंग का एक वो है, अगर पिछले 3-4 सालों से देखा जाए तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे हमारा सीजन 1 से 1.5 महीना आगे शिफ्ट हो गया है, क्योंकि अगर आप देखिए कपास के फार्मर तो पिछले 3-4 साल से वो केवल इसलिए मार खा रहे हैं कि जब उनका हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, पिकिंग का टाइम आता है, उसी समय बारिश हो जाती है। तो कहने का मतलब वो अक्टूबर-नवंबर में जाकर के बारिश होने लग रही है, तो जिसके कारण डैमेज होने लग रहा है, उसमें फिर डिजीज पनप जा रहे हैं, तो इससे हमारा कपास जो है यील्ड डाउन हो रहा है, उसकी क्वालिटी डैमेज हो जा रही है। हाँ, दूसरा हमारा मक्का है, हम स्पीड लगाते हैं कि जब तक उसको बढ़ना है तब तक बारिश होगी, और जब हार्वेस्टिंग करना है तो वो स्पेल खत्म हो जाए। अब क्या हो रहा है कि अब तो पहले वो सूखा झेल रहा है और जब हार्वेस्टिंग होने का टाइम आ रहा है तब तो बारिश हो रही है, तो वहाँ क्रॉप डैमेज हो रहा है। सोयाबीन में भी आप देख लीजिए, पिछले 2-3 सालों से यही चीज़ हो रहा है कि जब हार्वेस्टिंग टाइम आता है इतना पानी भर जा रहा है कि वो डैमेज। तो हमें वैज्ञानिकों के पास ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब चीज़ों पे उनको अध्ययन करना चाहिए और इसका एक पैकेज एंड प्रैक्टिसेज और शेड्यूल क्रॉप का जो है वो पुराना ढरने वाला उसको चेंज करके नए उस पे आना चाहिए, और उसका ताकि किसान को लाभ मिल सके और किसान उसको एडाप्ट करके आगे अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सके। जो भी नए जो क्रॉपिंग पैटर्न है उस अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ब्रेक करना चाहिए और उसको चेंज करना चाहिए, और उस क्रॉपिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग उसको जो नया है, जो भी मौसम के अनुसार है, वो उसको करना चाहिए। और आजकल तो बहुत प्रोटेक्टिंग फार्मिंग भी आ गई है, तो इसीलिए करना चाहिए, इसीलिए ये बढ़ रहा है प्रोटेक्टिव फार्मिंग। बट प्रोटेक्टिव फार्मिंग एक कास्टली वो है,
वो सबके सब बस का नहीं है। वो 1 से 2% लोग कर सकते हैं, वो उसमें सब लोग इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। और अब जैसे हम देखें कीनिया है, नौरेबी है, मतलब आप कीनिया कंट्री की बात कर लें तो आज वो 3rd नंबर का फ्रेश ग्रीन सप्लायर कंट्री है। पहला चाइना है, ठीक है, लेकिन वो 3रे नंबर का है। वो क्यों है? वहाँ सब प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है। 15-15, 20-20 हेक्टेयर में ग्रीन हाउसेज बने हैं, मतलब 2-2 हेक्टेयर के, और उसमें बाकायदा वाटर हार्वेस्टिंग के भी बने हैं कि वो वाटर हार्वेस्ट हो रहा है, स्टोरेज हो रहा है। और जो उनके पॉन्ड्स हैं, उस पॉन्ड्स में उन्होंने पॉलीथीन लगा रखा है, पूरे पॉन्ड्स को पॉलीथीन से कवर कर रखा है कि पानी सीपेज ना हो, पानी हमारा एक एक बूंद इस्तेमाल हो। सेव हो। इजराइल जो है वो ओस से पानी तैयार करता है, उसको अपना कई कामों में फ्लश लेता करता है, कपड़ा साफ करने के लिए, बर्तन धुलने के लिए, इन सब चीज़ों में भाग ले रहा है, एग्रीकल्चर के लिए भाग ले रहा है। तो वो भी हमारे यहाँ के वैज्ञानिक है जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब अपने यहाँ प्रतिभा है, उनको हमें गवर्नमेंट को यूटिलाइज करनी चाहिए और उनको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए ऐसे जिससे कुछ डेवलपमेंट इनोवेटिव टेक्निक्स आना चाहिए भारत में भी कि इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो और होगा। कुछ बदलाव आए, यस। कुछ इनोवेशन की तरफ बदलाव आए। अभी मान सकते हैं हाँ, काफी इनोवेशन आ गया है, अभी एआई भी आ रहा है एग्रीकल्चर में, उससे ड्रोन हाँ, ड्रोन ड्रोन की सेवाएं आ रही है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि एग्रीकल्चर में इंडिया में भी चेंज हुई है, लेकिन मैं मानती हूँ अभी उसमें बहुत टाइम लगेगा। जो भी बाहर की कंट्रीज में जिस तरीके से प्रकार से चलता है एग्रीकल्चर उस टाइम से। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, एक लास्ट मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा कि क्या टिप्स फार्मर को ध्यान में रखना चाहिए जब भी वो अपनी जो भी सीड है, जो भी बीज है, उसकी जब भी सोइंग कर रहा है तो उनको किस किस चीजों का ध्यान में रखना चाहिए? देखिए बीज है, बीज एक लिविंग है, और बीज को जमने के लिए पहला काम है कि उसको पानी की आवश्यकता है। तो उसको नमी पहले देखना है कि हमारे मिट्टी में अगर नमी है तो बीज डालें, और नहीं है तो पहले नमी की व्यवस्था करें, देन बीज डालें, ठीक है, पहला चीज़। क्योंकि बीज, जैसे ये बीज है, ये गिलकी का बीज है, और इस बीज को पानी पाते ही ये स्वेल होगा। जब स्वेल होगा तो इसके जो छिलके हैं, ऊपर कवर हैं, सीड के कोट हैं, सीड को वो सॉफ्ट होगा, वो सॉफ्ट होगा। और इस यहाँ से पानी अंदर गया तो इसमें जो है मेटाबोलाइज क्रिया शुरू होगी, जो इसका एंडोस्पर्म है। और एंडोस्पर्म में जब मेटाबोलाइज क्रिया एक्टिव होगा तो इसमें क्या होगा कि आपका हार्मोन एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे। और जब हार्मोन एंजाइम एक्टिवेट होते हैं तो इसमें जिब्रेलिक एसिड भी होता है, वो भी एक्टिवेट होता है। देन वो क्या करता है कि जो एम्ब्रियो है उसको पुश करता है और वो इसको फाड़ करके बाहर निकलता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इनिशियल स्टेज पे बीज को नमी मिट्टी में नहीं है तो जमाव नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरा चीज़, हम बीज को कितना गहराई पे प्लांट कर रहे हैं, सोइंग कर रहे हैं, ये भी बहुत मायने रखता है कि उससे भी जमाव प्रॉपर नहीं होता है। अब हमें इसीलिए कहा गया है कि ये बीज है तो इस बीज का 6 गुना गहराई पे आप उसको डाल दीजिए तो बीज जम जाएगा। अब कुछ बीज हैं, जैसे नर्सरी पड़ रही है, आपका धान की नर्सरी है, तो वो तो हमेशा ऊपर पड़ता है, वो भिगो करके अंकुरित करा करके डलाया जाता है, इसीलिए। और अंकुरित करा के डलाया जाता है तो ऊपर रहता है और देन वो जड़ नीचे पकड़ लेता है, वो स्टेब्लिश हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको हमें उखाड़ करके अपरूट करके ट्रांसप्लांट करना है। वहीं पे बात आती है नर्सरी का, सब्जियों का। तो सब्जियों की नर्सरी के लिए पहले तो हमारा मेथड था कि भैया किसान गया, ओपी वैरायटी खरीद के लाया, 250 ग्राम 600 ग्राम 1 किलो, और ला करके वो बेड बनाता था, ऊंचा भी बनाता था ताकि पानी ना लगे, और उस पर लगा करके उसमें डाल करके ऐसे मिट्टी बिखेर देता था। लेकिन अब वो नहीं है, अब आप हाइब्रिड बीज ले रहे हो। अब आपका 50,000 60,000 1 लाख के बीज आ रहे हैं, और भले वो 100 ग्राम लग रहा है तो 100 ग्राम का भी तो आपका 10,000 रुपये लग रहा है, 5,000 रुपये लग रहा है, 4,000 रुपये लग रहा है।
1,500 लग रहा है, तो जैसा बीज है वैसा रेट है, ठीक है। वो जो आप बीज ला रहे हैं उसमें एक एक बीज का अपना रोल है, एक एक बीज जो है आपको वो बेनिफिट देगा, लेकिन कब, जब आप उसको प्रॉपर तरीके से नर्सरी डालोगे तब। उसके लिए आप नर्सरी प्रॉपर बनाओ कि आपके हाथ से मतलब 1 मीटर 1.5 मीटर हो, उधर से बैठो इधर से बैठो, दोनों तरफ से कवर कर लो, ठीक है। थोड़ा वो टिल्टेड हो, मतलब ऊंचा हो बना हो ताकि पानी न लगे। दूसरा आप उसमें क्या करो, मट्टी खूब बढ़िया भुरभुरी होनी चाहिए, उसमें केमिकल खाद नहीं होना चाहिए, उसमें ऑर्गेनिक मैन्योर होना चाहिए। ये Okay. मैन्योर पड़ा होना चाहिए, राख वगैरह पड़ा होना चाहिए, जिससे मिट्टी में पोलापन रहे। आप क्या करो कि आप जैसे मान लीजिए आपका ये बेड हो गया, आपका बेड हो गया, बेड पे फिर आप इसको आप एक लाइन खींचिए धीरे से, 1-1 इंच पे 1-1 लाइन बनाइए, 1-1 इंच पे 1-1 लाइन बनाइए, और उसमें 1-1 सेंटीमीटर पे 1-1 बीज बोना है उसको। बोना है। उसके लिए आजकल लोग मैंने देखा है कि कुछ वो फैब्रिकेशन करवा करके बना लिए हैं 1 बाई 1 फीट का, और उसमें नीचे कील लगा दिए हैं, आधा सेंटीमीटर वाली कील लगा दिए हैं, और वो कील जो है 1-1 सेंटीमीटर पे लगी हुई है, और ऊपर उसमें हैंड लगा दिए हैं कि जैसे हम दुरमुस को स्टम्प मारते हैं ऐसे मार दिए, ऐसे मार दिए, अब बीज डालते जाओ, बीज डालते जाओ, और बस ऐसे मिट्टी कर दो, अब आपका बीज लग गया। अब इसमें क्या है कि हर बीज को आपका 1 स्क्वायर मीटर का रेडियस मिल रहा है। हाँ, उसको पूरा जब प्रॉपर 1 स्पेसिंग मिलता है। स्क्वायर मीटर का रेडियस मिल रहा है, और नर्सरी को आपको ये सीडलिंग को टाइम दिया गया है कि 21 दिन 25 दिन में तैयार होना है, तो 21 दिन 25 दिन तैयार होने के लिए इसको प्रॉपर वे में घर चाहिए डेवलप करने के लिए। उसका आपने स्पेस दे दिया 1 सेंटीमीटर का, वो प्रॉपर वे में वहाँ से भोजन ले रहा है और वो डेवलप हो रहा है, तो 21 दिन में वो सीडलिंग जो है स्वस्थ तैयार हो रहा है। और जब स्वस्थ नर्सरी जाके ट्रांसप्लांट होता है तो देन वो उतने जल्दी जड़ वाला नीचे पकड़ लेता है, स्टेब्लिश कर लेता है, और अपना भरण पोषण करने लगता है। वैसे ही पौधा अच्छा हेल्दी तैयार हो जाता है। फिर उसको आगे जो है पेस्टिसाइड की भी जरूरत कम पड़ती है, हेल्दी पौधा तैयार होता है। तो ये चीज उनको मैनेज तो करना चाहिए, नर्सरी प्रिपरेशन सोइंग से पहले उसको करना चाहिए, करना चाहिए। और क्या बोलते हैं उसको, जो भी है सीड का स्पेसिंग का ध्यान रखना चाहिए, और जो भी सीड जर्मिनेशन का ध्यान रखना चाहिए। जो भी नमी है हाँ, जो कि मिट्टी में है तभी डाले वो सीड को, यस, जब उसमें मिट्टी में नमी हो। हाँ। तो इन चीजों का उसको ध्यान रखना चाहिए। ये देखिए, ये आपका बड़ा वैलिड पॉइंट आया अभी, क्योंकि ध्यान में नहीं रहा और अभी डिस्कशन करते समय आ गया। देखिए, उसकी पहचान क्या है कि मिट्टी हमारी बुआई के लिए उपयुक्त है। आप एक मुट्ठी नीचे से मिट्टी लीजिए, उसको पूरा पीढ़िया बनाइए, भेली की तरीके से उसको बांधिए, लड्डू बनाइए। लड्डू बन गया, आप ऊपर से ऐसे ड्रॉप करिए। अब नीचे पड़ने के बाद पूरा बिखर जाना चाहिए। अगर वो पूरा नहीं बिखरा तो समझ लीजिए कि उसमें नमी ज्यादा है, और अगर लड्डू ही नहीं बना तो समझिए कि वो नमी है ही नहीं है। तो ये एक किसान का अपना प्रैक्टिकल वो है कि उसको वो करके आप यूज कर सकते हैं। और ये तो इन चीजों का बिल्कुल किसानों को ध्यान रखना चाहिए, इससे उसका उत्पादन तो अच्छा होगा ही, जो भी उसकी लगावट है वो भी अच्छी होगी। तो थैंक यू सो मच, राजेश सर, कि आपने इतना अच्छा हमें इंफॉर्मेशन दिया, और जो भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव बात करी आज, जो भी हमें सुन रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि उनको इससे इंफॉर्मेशन मिले और वो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, जिससे उनका जो भी है उसमें इनोवेशन तो होगा ही, उसके साथ ही उसको जो भी उसका ईल्ड है वो उसको 100% बेस्ट मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही मैंडेटरी हैं और ऐसी चीज़ें हैं जो कि किसानों को बिल्कुल ध्यान में रखना ही चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ वो चीज़ें सभी तक पहुँचे, और थैंक यू। आज आपने आपसे मुझे बहुत सारी बातें सीखने को मिली है नई नई, और जो भी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जो कि किस तरीके से किसान एक बिल्कुल कॉस्ट फ्री और प्रैक्टिकली किस तरीके से कुछ भी चेक कर सकता है, जैसे जर्मिनेशन चेक करना है या उसको मिट्टी का चेक करना है, तो उस तरीके से कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से भी आप
कि जो ये CKC एक चैनल है, उसको मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं कि आगे वो बढ़े और खूब बढ़िया से सुचारू रूप से लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करे, जिससे लोगों में अवेयरनेस आए और उसका लोग लाभ ले सकें। अभी मेरा भी किसान भाइयों के लिए ये सुझाव है कि किसान भाई ऐसी चीज़ों को थोड़ा सुने और उसको अपने प्रयोग में लाएं, अपने अमल में लाएं। जैसे अभी आप लोगों का मक्के की क्रॉप चल रही है, तो मक्के की क्रॉप में पानी का बड़ा महत्व है। और हालांकि बरसात चल रही है तो इस समय पानी मिल रहा है, लेकिन ऐसा भी कोई जगह होगा जहाँ बारिश नहीं हो रही हो, तो वहाँ पे जब मक्के का पौधा आपका 6 पत्ती के लीफ की स्टेज पे आ जाए, 6 पत्ती मतलब 3 पत्ती इधर, 6 पत्ती इधर, 6 पत्ती इधर से निकल जाए, तो उस समय पानी देना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज इसका रिजल्ट जब हमारा काब बनता है, भुट्टा बनता है, तो उसमें एक ही जगह से कई भुट्टे निकल जाते हैं, तो ले दे करके कोई भुट्टा तैयार नहीं होता है और उस समय आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आपका ये छठे पत्ती के स्टेज पे मक्के में पानी देना बहुत ज़रूरी है। देन आपका पौधा जब फ्लावरिंग पे आ जाए, उस समय आपको पानी देना बहुत ज़रूरी है, तभी वहाँ पे पॉलिनेशन वगैरह अच्छे होंगे और हर पालन का उपयोग होगा। और जब आपका भुट्टा मिल्किंग स्टेज पे आ जाए, दूधावस्था में रहे, उस समय पानी देना बहुत ज़रूरी है, नमी बनाए रखना, क्योंकि उससे आपका दाना पूरा फुलफिल होगा और बढ़िया वजनदार होगा, जिससे आपको यील्ड मिलेगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आप लोगों को CKC चैनल के माध्यम से भी मिलती रहेंगी और आप लोग हम लोगों से भी डायरेक्टली रूबरू हो सकते हैं। मेरा नाम राजेश कुमार सिंह है। मैं वैसे तो आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ, लेकिन अभी मैं MP में जॉब कर रहा हूँ। मैं टाटा रैलीज इंडिया लिमिटेड में सीड डिवीज़न में मार्केट डेवलपमेंट का काम देखता हूँ, जो कि पूरे MP पार्ट का है। और आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, 9336686183। इस पर आप कॉल कर सकते हैं। बाकी आप CKC के माध्यम से भी हम तक पहुंच सकते हैं। आप लोग भी इस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, तो उसके लिए भी आप लोगों को एडवांस में धन्यवाद। और बाकी CKC को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमें ऐसा थैंक अवसर यू सो मिला मच, आपने और हमारे लिए अपने टाइम निकाला और आपको इतनी एक्सप्रेस करने का और उन नॉलेज को एक माध्यम बना करके किसानों तक पहुंचाने का। आपने भी हमारे तो साथ इतनी सारी धन्यवाद, बातें नमस्कार। शेयर करी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका। ओके। थैंक यू। उम्मीद है आज के इस पॉडकास्ट में आप समझ गए होंगे कि बीज हमारे खेत के लिए कितना आवश्यक होता है, इसका सही डिसीजन लेना कितना महत्वपूर्ण है और आप किस प्रकार से जो भी आप सीड लेते वक्त पैकेट के पीछे किस किस प्रकार की इंफॉर्मेशन हमें देखनी चाहिए और किस तरीके से आप एक सरल और असरदार वे में घर पर ही सीड ट्रीटमेंट प्रोसेस कर सकते हैं, जिससे आप जो भी फसल में लगने वाली आगे की बीमारियां हैं उनसे बचे रहेंगे और हमारी फसल में किस प्रकार से हम पोषक तत्वों को आसानी से पहचान कर उसमें ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप ये सारी बातें ध्यान में रखेंगे और खेती में एक सफल और मजबूत डिसीजन लेंगे और आपको भी लगता है कि आपकी ये नई बात किसान भाइयों और नए एग्री एंटरप्रेन्योर्स तक पहुंचनी चाहिए। आप नीचे दी गई मेल आईडी पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैनल को फॉलो करना ना भूलिए। थैंक यू।